ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਸੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੈ ਯਾਦ? ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਚ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ? ਹਰਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ? ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਾਰੰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਸੇਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ मतलब आई श्योर यू कि ये वाला जो टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये जो टॉपिक है ये बाकी पिछला जो टॉपिक आपने किया था ये उससे इजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना बेसिकली हमने वो करना है क्या बोलते हैं, मोड ऑफ डिलीवरी कैसे डिलीवर होगा, है ना, और कंडीशंस क्या क्या रहेंगे डिलीवरी के, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने बड़े आराम से इसको मैं जैसे जैसे रीड करूंगी, जहां भी आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज आप पूछ लेना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मींस ड्यू डिस्चार्ज ऑफ द कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बायर एंड सेलर। ये तो हमें पता ही है कि बायर एंड सेलर दो ही तो पार्टीज हैं इसमें, है ना। मतलब बायर मोर देन वन भी हो सकता है, सेलर तो एक ही रहेगा ना। मतलब जिस सेलर के पास आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सोच लिया है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बायर और सेलर में आपस में जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो इसको पूरा करें। ठीक है, अब इसमें ये है कि the obligation of the seller is to deliver the goods in accordance with the terms of the contract as to time and place, and obligation of the buyer is to accept the goods and pay the price agreed upon। अब अगर हम बात करें ना कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, तो कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब सेलर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेलर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में आपस में बात कर ली कि बायर कहता है मैं खरीद रहा हूं या खरीदूंगा, या मैंने पैसे दे रहा हूं, मैं खरीदनी है चीज, तो सेलर की क्या है कि वो जो डिलीवरी दे गुड्स की, पोजेशन दे, टाइम जिस टाइम पे डिसाइड हुआ है या जिस टाइम पे बात चल रही है, सेटल हो रही है, और उस जगह पे जहाँ पे बायर जो है वो डिमांड करे या जहाँ पे गुड्स बिकने चाहिए। ठीक है, जैसे आप शॉप पे जाते हो तो ऐसे तो नहीं आप कह सकते ना कि भाई ठीक है, सेलर कहता है कि हाँ मैं गुड्स बेचना चाहता हूँ, बायर कहता है ठीक है लाओ, तो सेलर कहेगा नहीं अभी तो मैंने मंगवाने हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सो जो कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जिसकी बनती है सेलर की, कि उसके पास या तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए गुड्स की उस टाइम पे, या फिर अगर नहीं है तो फिर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था उस दिन, सेल सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस होता है। ठीक है, और बायर की तरफ से क्या ऑब्लिगेशन बनती है? बायर की तरफ से ऑब्लिगेशन है टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे द प्राइस एग्रीड अपॉन, कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे, ले, रिफ्यूज ना करे, और उसके बाद जो प्राइस जिसके ऊपर आपस में बात हुई है वो प्राइस जो है वो देने को तैयार रहे कि हाँ ये मैंने प्राइस, वो बाद में नहीं कह सकता कि नहीं मैंने ये नहीं, मैं तो ये दूंगा, अब तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, ऐसे नहीं है। अदरवाइज वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बायर की तरफ से। सो एज पर सेक्शन 31 ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ
contract of sale means as regards the seller delivery of the goods to the buyer, and as regards the buyer acceptance of the delivery of the goods and payment for them in accordance with the terms of sale. मतलब कि सेक्शन 31 एक तो गवर्न करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डिलीवरी की बात की जा रही है वो ये है कि जो गुड्स हैं वो बायर तक पहुंचाना सेलर की ड्यूटी है, और बायर की तरफ से क्या ड्यूटी है कि वो उन गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करे और उसकी पेमेंट करे। डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट्स फॉर देयर ऑफ आर कॉन्करेंट कंडीशंस, मतलब साइमल्टेनियसली चलती हैं ये चीजें। उधर डिलीवरी हुई गुड्स की, उधर जो बायर है उसने पेमेंट दे दी, ठीक है। हाँ, इसके बिना और भी बातों पे पार्टीज दोनों आपस में एग्री कर सकती हैं। जैसे क्या है कि इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सेलर मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। अब लेकिन साथ में एक्सेप्शन कहाँ पे आती है, जैसे अगली लाइन में लिखा है, however unless otherwise provided in the contract seller cannot demand payment in advance of delivery। मतलब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपस में किसी तरह की कोई सहमति नहीं दी है दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को, तो सेलर तब तक जो है वो डिलीवरी डिमांड नहीं मतलब वो पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता कि जब तक उसने डिलीवर नहीं किए गुड्स। तो वो एडवांस में पेमेंट जो है वो ले नहीं सकता। हाँ, अगर आपस में सहमति बन गई है, कंसेंसस हुआ है और ये बात है कि ठीक है, कई बार होता है ना, आप जैसे कहीं भी जाके कुछ अगर हैवी अमाउंट की कोई चीज खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल कार ले रहे हो या कुछ भी, तो आपको कुछ टोकन मनी या कुछ एडवांस में देना पड़ता है ताकि बुकिंग हो जाए, ठीक है। तो वहां पे आप थोड़े बहुत पैसे, वो कहेगा कि आप कुछ देके जाइए सो दैट कि हमें पक्का हो जाए कि आप ही लेंगे, और हम उसके बाद जब आप डिलीवरी लेंगे तो बाकी की पेमेंट तब ले लेंगे। तो वहां पे कुछ अगर ऐसा कुछ आपने आपस में एग्री कर लिया है, तो वहां पे जो सेलर है वो थोड़ा बहुत पैसे कुछ आपसे कहेगा कि दे दो, तो आप दे दोगे, देना पड़ेगा एज अ बायर। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है और मतलब वहीं के जैसे आपने गुड्स की डिलीवरी ली और फिर आपकी पेमेंट जो है तब बनती है देनी एज अ बायर, ठीक है जी। तो अदरवाइज सेलर जो है डिमांड नहीं कर सकता। रिफ्यूजल टू डिलीवर द गुड्स अनलेस एग्रीड प्राइस इज पेड इन एडवांस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर वो एडवांस की बात पहले नहीं की हुई और अब वो बाद में सेलर कहता है नहीं मैंने तो डिलीवर करने ही नहीं गुड्स जब तक कि मुझे आप पेमेंट नहीं करते एडवांस में, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद है बट द बायर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अच्छा, अब एक चीज और है इसमें कि सेलर को हम बार बार कही जा रहे हैं कि सेलर को डिलीवरी देनी पड़नी है गुड्स की, लेकिन जो बायर है वो तभी उसके लिए ऐसे उसको कह सकता है ना कि उसने मुझे गुड्स नहीं डिलीवर किए, अगर उसने उसके पहले उसकी डिलीवरी मांगी हो तो, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल बायर ने अगर डिलीवरी के लिए पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं कि हाँ जी मुझे गुड्स आप कब डिलीवर करोगे, कहाँ डिलीवर करोगे, हम आपस में बात कर लें, तो हम सेलर को ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने डिलीवर क्यों नहीं किए गुड्स। तो वो कहेगा मुझसे मांगे किसने हैं, मेरे से उन्होंने बात सेटल ही नहीं करी है, तो मैं कैसे उनको जो है वो गुड्स की डिलीवरी दे सकता हूँ। अब उसके बाद है performance of a contract involves two things: timely delivery on the part of the seller and payment of the price as per the terms of contract by the buyer। अब इसमें वही बात है कि सेलर की तरफ से टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए और जो बायर है उसकी तरफ से पेमेंट ऑफ प्राइस, मतलब उसको पैसे जो है उसने वो पैसे देने हैं, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया इतना आपको? यहाँ तक बड़ा आसान है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है इसमें, पता चल गया बेटे? यस मैम। ओके। उसके बाद ये है कि unless otherwise agreed delivery of the goods and payment of the price are concurrent conditions, that is to say the seller should be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and the buyer, ये important lines है, इनको mark कर लेना, ठीक है, अपने पास नोट कर लेना कि अगर आपने इसके बिना कुछ और सेटल नहीं किया हुआ, कुछ और एग्री नहीं किया, तो सेलर जो है वो he should be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price। मतलब वो कहता है कि मैं possession दे दूंगा, बदले में मुझे प्राइस दे दीजिए, and buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for possession of the goods। तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप वो भी अभी क्लासेस लगा रहे हो, तो उसमें आप ये कंटेंट में हमने पहले फर्स्ट लेक्चर जो था मैंने भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसमें कुछ हमने नॉर्मल जो बेसिक टर्म्स थी वो डिस्कस करी थी, और उसमें यही था कि एक कंसिडरेशन होती है, मतलब सेलर को भी कुछ मिल रहा होता है, बायर को भी कुछ मिल रहा होता है। सेलर को अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेलर को क्या मिल रहा है, उसको प्राइस मिल रहा है। बायर को क्या मिल रहा है, बायर को गुड्स मिल रहे हैं। सेलर क्या दे रहा है, सेलर गुड्स दे रहा है, पोजेशन दे रहा है गुड्स का। बायर क्या दे रहा है, बायर पेमेंट कर रहा है, मनी दे रहा है, ठीक है जी।
अब इसमें देखो इसकी डेफिनेशन क्या है लॉ की टर्म्स में। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो आपने गुड्स जो है वो मूव किए हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि गुड्स जो है वो डिलीवर होने चाहिए, पर कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम से वहीं की वहीं वैसे आप डिलीवर नहीं करते हैं, वहां पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ होता है। तो वो उसमें ना कितनी सारी टाइप्स ऑफ डिलीवरी निकल के आ जाती है, वो कौन सी हैं? Delivery defined in section 2, subsection 2 of the sale of goods and delivery of goods may take in three different ways. अब कौन-कौन सी है वो है actual delivery, symbolic delivery and constructive delivery. Actual delivery means it is also called physical delivery, where the goods are physically handed over by the seller to the buyer or his agent. The delivery is said to be एक्चुअल डिलीवरी। जहां पर ये देखो बेटा, जहां पर गुड्स फिजिकली आपने हैंड ओवर कर दिए हैं, ठीक है, सेलर ने बायर को गुड्स हैंड ओवर कर दिए हैं, जहां पे जैसे आप नॉर्मल सामान लेने गए वहीं के वहीं, जैसे जनरल स्टोर पे गए, आपने ब्रेड खरीदी या कुछ और इस तरह का, कुछ टूथपेस्ट खरीदी या कुछ भी, जहां पे उसने सामान रखा हुआ है, आपने पैसे दिए एज अ बायर और उसने आपको सामान दिया, तो वहां पे एक्चुअल डिलीवरी हो गई। ठीक है, उसने दे दिया, शॉपकीपर ने खुद या उसके एजेंट ने दे दिया, ठीक है, वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। एग्जाम्पल है सेलर ऑफ अ कार हैंड्स ओवर द कार टू द बायर। अब सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है? सिंबॉलिक डिलीवरी है वेयर द गुड्स आर बल्की एंड इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स are delivered by the seller to the buyer. Such delivery is said to be symbolic. अब जहां पर गुड्स हैवी है, खुद बायर नहीं लेके जा सकता है ना, और वहां पर फिर कैसे है कि और कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जहां पर एक्चुअल डिलीवरी मतलब आप सामान ऐसे इस तरह का है कि वो आप उठा कर नहीं दे सकते, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आप वहां पर किस तरीके से उसकी डिलीवरी लोगे, वहां पर आप उसका मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन, जिस तरीके आप देखो, जैसे आपने किसी से यहाँ पे आगे है एग्जांपल कि ये देखो, हैंडिंग ओवर द की ऑफ अ वेयर हाउस टू द बायर इज सिंबॉलिक डिलीवरी। अब किसी ने वेयर हाउस जो है उसकी डिलीवरी देनी है, वेयर हाउस तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको कैसे मूव करके, इसका मतलब ये है कि आपने उसको एक यूसेज दे दी है, तो जो सेलर है उसने क्या किया, उसने चाबी दे दी, ठीक है जी, ये अब आपका हो गया, ठीक है, अब आप इसको यूज करें, तो इसका मतलब ये एक सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो डिलीवरी होती है वो सिंबॉलिक डिलीवरी कही जाती है। एंड लास्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या है कि वेयर द थर्ड पार्टी हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल acknowledges to the buyer that he holds goods on his behalf. The delivery is constructive delivery. अब देखो, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। ए ने ना बी को, ये लिखा भी हुआ एग्जांपल आपके सामने, ए ने बी को 50 बैग्स ऑफ व्हीट जो है वो बेचे, और वो 50 बैग्स ऑफ जो व्हीट है वो कहाँ पे, वो सी के गोडाउन में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो डील हो रही है वो ए और बी की हो रही है, ए सेलर है, बी परचेजर है, लेकिन वो गुड्स हैं वो ए के पास अभी है नहीं, वो सी के गोडाउन में है। अब जब ए ने बी के साथ बात कर ली, तो उसके बाद ए गिव्स एन ऑर्डर टू सी आस्किंग हिम टू ट्रांसफर द गुड्स टू बी। तो उसने सी को बोल दिया, भाई मेरे जो गुड्स तुम्हारे पास गोडाउन में पड़े हैं ना, तुम ना इसको बी के हवाले कर दो, बी को दे दो, डिलीवर कर दो। सी जो है वो मान जाता है, हाँ जी ठीक है, और वो गुड्स ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इन हिज बुक्स टू बी, वो बी के हाथ में दे देता है। अब इसका मतलब ये है कि ए देन हैंड्स ओवर दी ऑर्डर टू बी। तो जो ए है वो बी को फिर ऑर्डर करता है कि तुम बुक्स तो गुड्स जो है वहां से ले सकते हो। तो ये हो जाती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मतलब कि सेलर और बायर के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है जो कि उन गुड्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, और जो सेलर है वो जब उसको बोलेगा थर्ड पर्सन को भी तुम मेरे बिहाफ पर गुड्स उनको दे दो, तो वो फिर उनको गुड्स दे देगा। ठीक है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी बोलते हैं। आई होप कि आपको तीनों तरह की डिलीवरी जो है वो समझ आ गई। जो फिजिकल है मतलब एक्चुअल डिलीवरी है, जो सिंबॉलिक है, और जो कंस्ट्रक्टिव है। समझ आ गई बेटे? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे जो अब रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है ना, तो ये है बेटे रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसमें जो है ये आपके सेक्शन 31 टू 44 तक जाता है। ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस में चलेगा 31 टू 44 तक। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिलीवरी जो है वो किस किस तरीके से की जा सकती है।
अब देखो, हाँ जी, कोई रीड करेगा मोड ऑफ डिलीवरी? देखते रहे ना कि आप याद, आप जाग भी रहे हैं, इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं, आपकी भी आंखें हाँ जो जी, अलर्ट रहनी चाहिए। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। The mode of delivery of goods is provided in section 33, which says that delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf. Delivery as contemplated in the act may be actual, symbolic or constructive. हाँ जी, अब इसमें उन्होंने बोला है कि जो डिलीवरी का मोड है उसको हम सेक्शन 33 में कवर करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड में बी मेड, मतलब हम कुछ भी ऐसा करें जिससे कि जो पार्टीज हैं, ये ना एक्चुअली एक रेपिटेशन ही है उसकी बात, कि कुछ ऐसा करना जिसमें पार्टीज आपस में एग्री करती हैं या उसको करती हैं, जिससे कि इफेक्ट ये निकलता है या इम्पैक्ट ये फाइनल ये निकलता है कि जो गुड्स हैं वो सेलर के पोजेशन से निकलकर वो बायर के पोजेशन में आ जाती हैं, या फिर कुछ कोई ऐसी ऑथराइज्ड पर्सन जिसको ये कहा गया है कि तुम जो गुड्स हैं मेरे बिहाफ पर ले सकती हो। जैसे सपोज करो मैं कहीं पे कुछ ऑर्डर बुक करके आई किसी चीज का, और उसके बाद शायद मैं थोड़े दिन के लिए वहां पे अवेलेबल नहीं हूँ लेने के लिए डिलीवरी, तो मैं किसी और को ऑथराइज कर गई और मैंने सेलर को कन्वे कर दिया कि मेरे बिहाफ पे इस चीज की डिलीवरी जो है मेरा नेफ्यू आएगा या मेरा बेटा आएगा या मेरा भाई आएगा, ऐसे। तो मतलब कोई भी ले सकता है जिसको हम ऑथराइज कर दें, ठीक है जी। तो और जो डिलीवरी है उन्होंने तीनों बातें फिर से कवर कर दी कि डिलीवरी इसमें तीनों तरह की हो सकती है, चाहे एक्चुअल हो, चाहे सिंबॉलिक हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स जिसकी सेल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। अब इसमें देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। लॉ में ना जब भी आप पढ़ते हो ना तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हम जो भी बात कही जाती है ना वो कानून के दायरे में रह के कही जाती है, और हर लाइन को हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह देते हैं, उसमें साथ के साथ ये लिख दिया जाता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, कि आम तौर पर डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस साथ साथ में चलते हैं, साइमल्टेनियस, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, अगर आपने इसके अलावा कुछ और किसी और बात पर आपस में सहमति ना दी हो तो, ठीक है। हम कह देते हैं ना कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो मतलब अगर आपने कुछ एक्सेप्शनल कुछ अलग से उसके ऊपर अगर आपने सहमति आपस में नहीं दी हुई कानूनी तौर पे, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डिलीवरी है ऑफ गुड्स है और जो पेमेंट ऑफ प्राइस है वो साथ ही साथ ही चलते हैं, एक तरफ लेन एक तरफ देन, लेन देन ऐसे चलता है, ठीक है। एक तरफ गुड्स दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उसका प्राइस पे किया जाता है। In other words, seller must be ready and willing to make delivery and buyer must also be willing to take delivery, ठीक है। ये सेलर जो है वो डिलीवरी करने में तैयार है, ठीक है, करना चाहता है, और बायर लेना चाहता है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड विलिंग एंड रेडी टू पे द प्राइस, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल है, देखो ये सेक्शन 32 है, ये आपने याद रखना है। Example, A agrees and delivers his car to B and B in turn pays price for it. सिंपल है कि उसने कोई इसमें कोई उन्होंने, हाँ इसमें ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट वगैरह नहीं लेके आ सकते, वो ले सकते हो, क्रेडिट पे उधार पे भी सामान दिया जा सकता है, मतलब वही बात होगी ना कि यही जो हमने बात करी अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, तो ये एग्री अपॉन अगर कर लिया गया है कि हमने बाद में पेमेंट करनी है या कुछ इस तरीके से कोई बात है, तो वो फिर एक अलग चीज है, वो फिर हमने पहले ही बायर ने सेलर को नोटिफाई करा दिया होगा, ठीक है। अब ये देखो बेटे इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी क्या होती है, कुछ अंदाजा? पार्ट डिलीवरी किसे बोलेंगे हम? हाँ जी बेटे, पार्ट डिलीवरी किसको बोलेंगे? पार्ट डिलीवरी को हम समझेंगे जब हम इसको होल डिलीवरी के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखो, एज पर सेक्शन 34 अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स, अब समझ आया कि पूरे गुड्स में से कुछ हिस्सा अगर डिलीवर कर दिया जाए, in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods
एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। अब उसमें बोला है कि अगर आप थोड़ी सी भी सामान की डिलीवरी कर देते हो, सारा सामान, ये जरूरी नहीं है कि जितने यूनिट्स की जो एग्रीमेंट हुई है उतने पूरे के पूरे जब तक नहीं उठाए जाएंगे तो ये नहीं माना जाएगा कि डिलीवरी तो पूरी अभी हुई ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल देखो, A directed the wharfinger to deliver his goods lying at the wharf to B to whom these goods had been sold। ए ने जो है, जहां पे मैं पहले ना आपको क्लियर कर दूं कि ये वॉरफिंजर क्या है। वॉरफिंजर है जैसे आजकल हम कोरियर सर्विस यूज करते हैं ना, कि हमने किसी के एजेंट के थ्रू हमने सामान मंगवाया, तो ये मतलब कि आमतौर पे ये जो लॉ की जो हम टर्म्स यूज करते हैं ना, ये जैसे हम लोग सेल बाय सी रूट कर रहे हैं कि हमारे को दूर देश से समुंदर के रास्ते सामान आ रहा है, तो ये इसको वॉर्फिन जो वॉर्फ होता है ना, वो उसको हम बोल देते हैं कि जैसे एक घाट के किनारे जो शिप है वो लगी है बंदरगाह पे, तो वहां पे सामान जो है वो लोड अनलोड हो रहा है। तो जैसे रेलवे स्टेशन पे कुली होते हैं, तो वैसे यहाँ पे वॉर्फिंजर होते हैं जो कि सामान जो है पानी के रास्ते जो आ रहा है और उसको वो शिप को, जहाज को उसके साथ लगा के, हार्बर के साथ, तो वो लोडिंग अनलोडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब वो एजेंट ही हो गया ना जो गुड्स को डिलीवर करने में हेल्प कर रहा है। तो वो ए जो है वो डायरेक्ट कर रहा है उसको कि तुम जो गुड्स हैं जो वॉर्फ में पड़े हुए हैं वो तुम बी को दे दो, ठीक है। टू होम दिस गुड्स हैड बीन सोल्ड, जिसको मैंने गुड्स बेची हैं अब तुम उनको वो डिलीवर करवा दो। अब बी जो है वो क्या करता है, वो गुड्स को वे करता है, उसको तोलता है, ठीक है। अंदाजा लगाता है कि अच्छा ठीक है मैं कितनी उठा के ले जा सकता हूँ, जो भी है, तो वो ना थोड़ी सी उसमें से उठा के ले जाता है। अब इसमें ये है कि अगर वो थोड़ी गुड्स उठा के लेके जाता है और पूरी अभी नहीं उठाता, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अभी डिलीवरी नहीं हुई। अगर थोड़ा सी भी इसमें से आप ले गए हो तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने, मतलब बायर ने गुड्स जो है पूरी की पूरी जो डिलीवरी वो लेनी लेनी शुरू कर दी है, या उसके ही गुड्स हो चुके हैं, ठीक है। समझ आई बात आपको, क्लियर हुआ? हम्म। Yes, ma'am. मतलब सारे सारे जो गुड्स हैं वो बी के ही हैं, चाहे वो किस्तों में लेके जा रहा है, वो नहीं लेके गया। आपको याद है हमने पीछे एक किया था, फर्स्ट चैप्टर में ही था एग्जाम्पल, वहां पे था कि वो कहता है कि मैं थोड़ा सा अभी ले जाता हूँ, बाकी का मैं बाद में उठाऊंगा, और वहां पे फिर आग लग गई, वो डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, है ना। तो वो था कि भाई प्रॉपर्टी इन गुड्स जो थी वो सेलर के पास नहीं थी, वो बायर के पास जा चुकी थी, तो जो लॉस था वो किसका माना गया था, याद है आपको, हमने पढ़ा था। वो Buyer. जो लॉस था वो बायर का माना गया था, क्योंकि वो बायर की वो थी कि उसने उसने थोड़े से गुड्स उठा लिए थे, कुछ रहते थे, और जो रहते थे वो फिर किसके थे, वो बायर के ही थे, ठीक है, समझ गए। सो पार्ट डिलीवरी जो है वो जो है उसको हम होल डिलीवरी के साथ उसका इम्पैक्ट लेके चलेंगे। जैसे इसमें हम एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं कि सपोज करो कि ए ने ना 50 किलो चावल बेचे बी को। अब जो राइस है वो ए के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, तो अब सेल के बाद अब क्या है कि जो बी है ना वो क्या करता है, वो उसमें से सी, अगले एक और थर्ड पार्टी सी को ना उसमें से 10 किलो जो है राइस बेच देता है आगे, ठीक है। और अब क्या है कि जो वो फिर बी जो है वो कहता है ए को कि तुम अपने वेयर हाउस में जो मैंने जो खरीदे हैं ना तुम्हारे 50 किलो राइस, उसमें से जो 10 किलो है ना वो तुम सी को दे दो, क्योंकि मैंने उसको बेच दिए आगे। तो इसका मतलब है इसको हम ये मान के नहीं चलेंगे कि भाई जब तक इसने पूरे 50 वहां से उठाए नहीं है तो हम लेके चलें कि नहीं उसके तो गुड्स नहीं है, ये तो अभी सिर्फ ए के हैं। तो फिर जो ए है उसको वो 10 किलो जो राइस है वो सी को वो पकड़ा देगा, उसमें वो किसी तरह से भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो मतलब पार्ट डिलीवरी उसने ले ली ना, चाहे उसने खुद ली चाहे उसने किसी और को बेच दिया, कोई और उठाने आ गया, तो कहने का मतलब है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी हुई है। तो गुड्स चाहे वो थोड़े उठा ले, अब जो बाकी के जो 40 किलो राइस हैं वो किसके हैं, वो बी के ही हैं जिसको बेचे गए हैं, चाहे उसमें से उसने सिर्फ अभी 10 किलो ही उठाए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे, एग्जाम्पल समझ आया Yes, बेटा? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये देखो बेटा, अब नेक्स्ट है बेटे बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम यही बोले जा रहे हैं कि सेलर को डिलीवरी देनी पड़ेगी, सेलर मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता, है ना। अब वो कहते हैं कि सेलर को हम बाउंड नहीं कर सकते कि तुम गुड्स डिलीवर करो जब तक कि बायर जो है वो डिलीवरी के लिए बात ना करे, वो कहे ना सेलर को
कि मेरे को आप गुड्स डिलीवर करो। वो ये देखो लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम until the buyer applies for delivery, section 35। ठीक है जी। वो बायर जब तक कहता नहीं है ना कि भाई भैया मुझे आप गुड्स पहुंचा दो मेरे गोडाउन में, तब तक सेलर कहता है आपने मुझे कहा कब, है ना। जब कहेंगे और उसके बाद अगर मैं नहीं पहुंचाता हूँ या नहीं देता हूँ आपको, फिर मेरे ऊपर बात आती है एज अ सेलर। अदरवाइज जो सेलर है वो तब तक चुप ही बैठेगा जब तक कि बायर उसको बोलता नहीं है। ठीक है। सो इट मे ऑल्सो हैपन दैट द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय द सेलर, ही इज टू इंटीमेट द बायर एंड द बायर देन शुड अप्लाई फॉर डिलीवरी। हाँ, मतलब इसमें ऐसे हो सकता है कि जो गुड्स हैं दे आर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय द सेलर, मतलब जब एग्रीमेंट टू सेल हुआ उस टाइम पर सेलर के पास शायद गुड्स थे ही नहीं, उसने भी कहीं से मंगवाने थे पहले। ठीक है। अब जब उसने गुड्स मंगवा लिए, दे आर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड, ठीक है, बाद में लेटर ऑन उसने एक्वायर कर लिए, तो उसके बाद उसने बायर को इंटीमेट कर देना कि हाँ भाई मेरे पास गुड्स आ चुके हैं, आपने उठाने हैं तो ले दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। तो बायर उसके बाद फिर उसको कह देता है कि हाँ ठीक है, अच्छा आपके पास आ गए हैं तो ठीक है आप मुझे पहुंचा दीजिए, मतलब या मैं लेने आ रहा हूँ या इस जगह पे पहुंचा दीजिए, मतलब ये भी आगे जाके पढ़ेंगे भी इसकी क्या क्लॉजेस होते हैं। तो अब ये कहते हैं कि बायर हैज नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर इफ ही डज नॉट अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर तब तक कोई भी लीगल एक्शन सेलर के अगेंस्ट नहीं ले सकता जब तक कि उसने सेलर को कहा नहीं कि मुझे गुड्स दे दो और उसने दिए नहीं। ठीक है, जब तक इसकी तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ। अगर बायर कहेगा कि मुझे गुड्स दे दो और सेलर जो है वो नहीं देता, फिर कोई स्यू करने वाली बात बनती है कि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये एग्जांपल पढ़ेंगे। हरसिमरन आप पढ़ोगे एग्जांपल बेटा? यस मैम। हाँ जी पढ़िए। मैम एक मिनट। S agreed to sell his old car to T and T agreed to take delivery thereof on the suspicious day of Deepavali. S दीपावली। kept the car ready for delivery to T, but T didn't approach him for delivery. T has no reason to take any action against S if delivery of car didn't take place on that day. हाँ जी, समझ आया आपको क्या है एग्जाम्पल? एस ने कहा कि Yes. मैं कार बेचूंगा, ठीक है, वो भी एग्रीमेंट में जा रहा है, टी भी एग्रीमेंट में जा रहा है कि ठीक है मैं दिवाली वाले दिन आके कार ले जाऊंगा। कार उसने तैयार करके रखी हुई है, ठीक है, लेकिन टी पहुंचा ही नहीं है लेने के लिए, मतलब टी बाहर है। ठीक है जी। अब जब टी वहां नहीं लेने के लिए पहुंचा, तो उसके बाद जो वो एक्शन नहीं ले सकता एस के खिलाफ कि अगर उस दिन उसको कार नहीं मिली। ठीक है, अब लेने तो टी ने ही जानी थी ना। ठीक है, या वो आपस में बात कर लेते कि भाई तुम मेरे घर तक छोड़ दो, होम डिलीवरी कर दो, वो एक अलग चीज है। वो जब तक एक्सप्रेसली उसने ये बात ना की हो तब तक जो सेलर है वो बाहर के घर थोड़ी जाएगा। ठीक है, वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाती है ना। तो अदरवाइज ये जो जिम्मेवारी है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बायर की बनती है कि उसने डिलीवरी लेनी है। वो सेलर के खिलाफ कोई भी ऐसी बात में नहीं जा सकता। ठीक है। हाँ जी, ये देखो बेटे प्लेस ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे प्लेस आ गया। प्लेस में है एज पर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो टाइम भी दिया होगा और जगह भी होगी भी, यहाँ पे आपने देना है सामान, सेलर देगा और बायर लेगा। whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties। सो कॉन्ट्रैक्ट में ना, जब हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट में चल जाते हैं और बाद में हमने कानूनी दायरे में रह के रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा देना है, पॉइंट आउट भी कर देना है अगर कोई बात गलत होती है, तो वहां पर जो हर चीज है या तो एक्सप्रेस होती है या फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर। इम्प्लाइड का मतलब है कि बिहेवियर से नजर आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, साफ क्लियर एपरेंट हो रहा होता है कि जो सेलर है उसने क्या करना है और बायर जो है उसने क्या करना है। कहने का मतलब है सेलर ने पोजेशन देने के लिए आना है या बायर ने उसे लेने के लिए आना है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको चलाया जाता है। ठीक है। Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the sale। अगर तो कोई और बात नहीं की, ठीक है, जैसे आप
बड़ी दूर किसी शोरूम में गए और वहां जाके आपको गुड्स पसंद करके आए, है ना। अब आप वहां से दूसरी जगह पे रहते हो, तो आप अगर वहां पे ये बात एज अ बायर नहीं कहते कि भाई मैं गुड्स अपने घर पे पहुंचा दीजिए या मेरे पास कहीं लैंडमार्क बता के कि वहां तक पहुंचा सकते हो, तो अगर तो सेलर कहता है कि नहीं नहीं आपको यहीं से उठाने पड़ेंगे, तो फिर आप नेचुरली बायर विल बी बाउंड, उसको वहीं से उठाने पड़ेंगे। या अगर सेलर मान जाता है तो फिर उस केस में क्या है कि गुड्स जहां पे वो कहा जाता है, बायर की तरफ से डायरेक्शन दी जाती है, वहां पर डिलीवर किए जाते हैं। और अगर ऐसी कोई बात नहीं की हुई है तो फिर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। जहां पे गुड्स हैं वहीं से ही बायर को उठाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड गुड्स एग्री टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड, मतलब एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अगर सेल हुई है तो सेल जहां पे गुड्स हैं, जिस टाइम पे जहां पे सेल हो रही है जिस जगह पे, वहीं से उठाने पड़ेंगे। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो जिस जगह पे एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, ठीक है, और गुड्स है वहां पे, तो वहीं से उठाने पड़ेंगे। और लाइक इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस। अगर कोई बात हुई है कि हम लोग ठीक है कुछ सामान लेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये बोला है कि भाई अभी तो वो सामान अभी बना नहीं है, अभी बनाना है, तो फिर उस केस में जहां पे वो बन रहा है उस यूनिट से, उस जगह से वो सामान जो है वो उठाया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। प्लेस ऑफ डिलीवरी भी समझ आ गया आपको, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ से सामान उठाया जाएगा। यस ठीक है मैम। जी, ओके आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब आ गया टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी जो है इसका जो सेक्शन है, दिस इज सेक्शन 36 सबसेक्शन 2। ये देखो, अब इसमें है वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का तो सेलर ने बाउंड तो है, उसको गुड्स तो देने पड़ेंगे, लेकिन टाइम नहीं कोई भी फिक्स किया गया अभी कब देने हैं। तो फिर कैसे होगा, फिर रीजनेबल टाइम लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये मान लिया जाएगा कि कुछ कुछ गुड्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो नेचुरली अगर मौसम भी गर्मी का है तो उस केस में ये सोच लिया जाएगा कोई बात नहीं, चलो 2 दिनों में हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे, है ना। लेकिन अगर गर्मी सॉरी मैंने गर्मी का टाइम है तो हमें सेम डे डिलीवर करने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, पैरिश हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टमाटोज हैं या कुछ इस तरह की मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर सर्दी का टाइम चल रहा है, जैसे आजकल विंटर सीजन है, तो लगता है कि नहीं ये सामान खराब नहीं होगा, तो फिर वेट कर ली जाती है कि बायर जो है उसकी तरफ से कोई मैसेज शायद आ जाए, नहीं तो फिर विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन 1 और 2 डेज फिर आप उसको डिलीवर करवा दोगे। ठीक है। If demand or tender of delivery is not at reasonable time, tender of delivery may be treated as ineffectual. अगर reasonable time के within उसकी डिलीवरी नहीं की जाती तो उस केस में ये मान लिया जाता है कि भाई डिलीवरी जो है वो इनफेक्टिव थी, ठीक है, और ब्रीच हुई है, ये मान के चला जाता है। सो व्हाट इज अ रीजनेबल आवर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट व्हिच हैज टू बी डिसाइडेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेरियस फैक्टर्स। तो ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया पेरिशेबल गुड्स का, तो नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर जो है ना उसको ध्यान रखा जाता है कि अगर जो गुड्स है वो ड्यूरेबल हैं तो फिर कितने दिनों में डिलीवरी होनी है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये गुड्स ये पेरिशेबल तो है नहीं, है ना, तो इसकी डिलीवरी आप हफ्ते में भी कर सकते हो, 5 दिन में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पेरिशेबल है तो उसको विद इन टाइम करनी पड़ेगी कि उसका जो है सब्जेक्ट मैटर वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसका जो नेचर है गुड का उसको कोई साइड इफेक्ट ना जाए। ठीक है जी, ये है टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट इज गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। हाँ जी कीर्ति, आप पढ़ोगे? हाँ जी कीर्ति है क्लास में, कीर्ति कोई और? एनीबडी वांट्स टू रीड? गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। Yes, ma'am. Where हाँ the जी goods पढ़िए। at the time of sale are in a possession of the third person, there is no delivery by seller to buyer unless and until such a third person acknowledge to the buyer that he holds the good on his behalf. Section ये 36 subsection section, 3. हाँ वेरी गुड, सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 है, ठीक है।
जो टाइम ऑफ डिलीवरी था वो सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 था। ठीक है जी। अब इसमें देखो वो कहते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे। देखो कहते हैं कि एक्स जो है उसने 50 टन ऑफ राइस जो वाई को बेची, ठीक है, और जो गुड्स हैं वो जेड के पास पड़े हुए हैं। तो एक्स जो है वो वाई को कहता है कि तुम वहां से ना गुड्स उठा लो जेड से। अब ये है कि इसमें ये बोला है कि डिलीवरी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कंप्लीटेड unless Z acknowledges to Y that he holds the goods on his behalf। कहने का मतलब कि जब तक कि Z ये ना मान जाए और ये उसको बोले ना कि Y को कि हाँ मैं गुड्स X के लेके बैठा हुआ हूँ और आप ये ले जा सकते हो। इसके लिए एक जरूरी कंडीशन है कि जो X है उसने पहले Z को बोल भी तो रखा हो ना कि मैंने गुड्स बेच दिए हैं, अब Y तुम्हारे पास आएगा तुम उसको गुड्स दे देना। हमने अभी पीछे एग्जांपल अभी इसके साथ किया भी था, ठीक है, उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि जो गुड्स हैं अगर किसी और के गोडाउन पे कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का केस है ये, ठीक है, तो वहां पे हमने अभी पढ़ा है कि अगर ये जो सेलर है उसने गुड्स अपने कहीं और पे रखवाए हैं तो सेलर ने उसको कह देना है कि तुम एक तरह से एज एन एजेंट मेरे गुड्स होल्ड करके बैठे हो और मैंने ये गुड्स बेच दिए, अब तुम इनको डिलीवर कर दो। तो अगर गुड्स थर्ड पार्टी की पोजेशन में है तो थर्ड पार्टी का भी जो रोल है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इसलिए है गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। Unless otherwise agreed, the expense of an incidental to putting the goods into a deliverable state are borne by the seller। अब ये है सेक्शन 36 सबसेक्शन 5। वो कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए वो सेलर का ही होता है, वो सेलर को बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी पैकिंग उसको करके देनी है या गुड्स खराब ना हो जो भी है तो वो all the expenses relating to taking possession of goods must be borne by the buyer। तो जो पोजेशन में लेने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे वो जो खर्चा है वो बायर करेगा। जैसे एग्जांपल से देखो, S agrees to sell 50 tons of basmati rice to B at Delhi। S ने ना एग्रीमेंट किया कि मैं 50 टन जो बासमती राइस जो मैं B को बेचूंगा, ठीक है, दिल्ली में। ऑल द एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरिंग द गुड्स अप टू दिल्ली विल बी बोर्न बाय S। जितना भी खर्चा है गुड्स को डिलीवर करने का दिल्ली तक वो कौन बियर करेगा? सेलर। लेकिन दिल्ली से, दिल्ली रेलवे स्टेशन से जहां पे भी बी ने वो लेके जाने हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस फ्रॉम दिल्ली रेलवे स्टेशन टू ऑफिस ऑफ बी विल बी बोर्न बाय बी हिमसेल्फ। यहाँ पे मुझे लगता है आपको सब क्लियर हो गया होगा कि जो मतलब जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट एग्जैक्टली चला जाता है कि अगर उसने जहां तक की बात करी है वहां तक के लिए सेलर बाउंड है एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन उसके बाद अगर बायर जो है उसने अपने घर तक, तो फिर वहां से उस जगह से लेके पॉइंट ऑफ सेल से लेके जहां पे उसने अल्टीमेटली लेके जाने हैं उसका जो खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर की नहीं होगी, वो फिर बायर की होगी। सो इसका मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती तो है एक्सपेंसेस को लेके, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो भी आपस में आपने एग्री कर लिया कि यहाँ तक का खर्चा एक पार्टी करेगी उसके आगे वाला दूसरी पार्टी करेगी, तो फिर उसी के आगे फिर चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? Yes, ma'am। Yes, हाँ जी। ma'am। नेक्स्ट है बेटे डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ये है सेक्शन 37। अब इसमें ये है कि आपने गुड्स जो है वो मंगवाए, एज अ बायर आपने मंगवाए गुड्स, डिलीवरी जब हुई तो वो या तो ज्यादा निकल आए या कम निकल आए। आमतौर पे ज्यादा तो नहीं निकलते होते, कम का ही होता है प्रैक्टिकली तो। बट मतलब फिर भी हम ये देख के चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो कहा गया है, स्पेसिफाई किया गया वो तो नहीं ना हुआ है, तो वो वाले केसेस को हम इसमें कंसिडर करेंगे। ये सेक्शन 37 है। ठीक है जी। It is not necessary that the delivered quantity always conform to the ordered quantity। तो मतलब ये होता नहीं है हमेशा कि भी जो आपने जो पहुंचा है सामान आपके पास और जो आपने ऑर्डर किया था वो एकदम से वैसे ही था जैसे आपने इंटैक्ट जैसे ऑर्डर किया था, तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। इफ लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी इज सप्लाइड द बायर में रिजेक्ट देम। ठीक है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट जितना आपने कहा है कि इतना सामान आना चाहिए था उससे कम आता है तो बायर रिजेक्ट कर सकता है। एक और भी इसमें बात आ जाती है, but if the buyer accepts the goods so delivered he shall pay for them at the contract rate। अब अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कोई नहीं थोड़ा सा कम आया पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में ये है कि फिर बायर को जो कॉन्ट्रैक्ट रेट आपस में डिसाइड हुआ है उन गुड्स का जितने डिलीवर हुए उसको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल है
A sells to B 2000 gross of 200 yards reels of swing cotton. ठीक है, आफ्टर टेकिंग डिलीवरी बी फाइंड्स दैट द लेंथ ऑफ द कॉटन पर रील इज लेस देन 200 यार्ड्स। तो एक ये रिक्वायरमेंट दी गई थी कि इतनी जो पर रील है ना उसकी मेजरमेंट ये स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो अगर उसने देखा जब उसके पास वो आया कॉटन तो उसकी हर रील की जो मेजरमेंट थी वो थोड़ी थोड़ी कम थी। तो उससे क्या उसने अंदाजा लगाया दी एवरेज बिंग शॉर्टेज ऑफ अबाउट 6%, 6% जो है 100% ऑर्डर था उसमें से उसको 94% ऑफ दैट क्वांटिटी रिसीव हुई है, 6% जो है वो धागा जो है कम है। ठीक है, बी में रिजेक्ट दी गुड्स, वो रिजेक्ट कर सकता है लेकिन उसके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है, या तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, नहीं बट इफ ही वेव्स द राइट ऑफ रिजेक्शन, अगर वो कहता है चलो कोई बात नहीं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, देन ही इज लाइबल टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय किया था आपको फिर मतलब बायर को जो है वो प्राइस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ना मैं आपको एक इजी टर्म्स में एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ए ने बी को कुछ 500 टन, वही चावल की बात करते हैं कि उसने 500 टन की बात करी मैं डिलीवर करूंगा, लेकिन हुआ क्या कि 420 टन ही वो सिर्फ दे पाया जो ए है। अब जो बी है वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कोई बात नहीं, 420 आ गए कोई नहीं, बाद में फिर और मंगवा लूंगा जब मेरे को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट रेट की बात हो रही है ना तो मतलब वो कितने क्वांटिटी के लिए वो प्राइस पे करेगा, वो 420 टन के लिए ही पे करेगा। ठीक है, समझ गए। हाँ ये है कि बाद में जो बी है वो क्या कर सकता है, जो वैसे आपको जनरल नॉलेज की बता रही हूँ कि मतलब जैसे हो सकता है कि उसने कोई फंक्शन करना था, उसको चाहिए थे 500 टन। अब अगर तो नॉर्मल चाहिए होंगे तो वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको लगता है कि भाई उसको तो उसका जो फंक्शन है वो प्रभावित हो रहा है उस बात से कि उसको तो क्वांटिटी उसको कम मिली है, तो वो क्या करेगा अपना जैसे टाइम निकालने के लिए 420 टन आया उसको ले लिया, लेकिन बाकी जो शॉर्टेज हुई है, शॉर्ट डिलीवरी हुई है, उसके लिए वो जो ए है सेलर उसको वो स्यू भी कर सकता है फॉर डैमेजेस कि तुम्हारी वजह से मुझे जो है बाद में लोकल लेवल पर महंगे दाम पे सामान खरीदना पड़ा, ठीक है, चावल खरीदने पड़े, तो फिर वो क्लेम कर सकता है कि तुम मुझे डैमेजेस पे करो। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कितनी क्वांटिटी का हुआ था, कितने चावल का हुआ था, बोलो कितने 500। चावल का हुआ था, 500 का। 500। ठीक है, समझ आ गई आपको मतलब क्या है। मतलब ये नहीं है कि बायर जो है वो बेचारा वो तो एक मजबूरी में फंस गया कि नहीं अब मुझे जो मिला है मुझे वही लेना पड़ना है, ऐसी कोई बात नहीं होती। मतलब उसने अपना टाइम भी निकालना है, उसने यूज भी करना है, साथ के साथ सेलर को सबक भी तो सिखाना ना कि तुमने तुम्हारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट किस अमाउंट का हुआ है, किस क्वांटिटी का हुआ है, जो मेरे को उस टाइम एकदम से भाग दौड़ करनी पड़ी उसके लिए तो तुम्हारे को जो है वो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो ऐसा वो कर सकता है। ठीक है बेटे, क्लियर है, आगे चले। Yes. ओके, इसमें देखो बेटे नेक्स्ट बी में पढ़ रही हूँ। सिमिलरली इफ अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल इज डिलीवर्ड, अगर क्वांटिटी ज्यादा आ गई है तो बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। एक तो ऑप्शन ये है कि जो बायर है वो एक्सेप्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, जितनी भी गुड्स आई हैं जितनी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी बाकी की वो वापस भेज सकता है कि अरे ये तो मैंने मंगवाई ही नहीं है, आपने ज्यादा कैसे भेज दी। ठीक है, या फिर वो सारे का सारा लॉट भी रिजेक्ट कर सकता है, और ही में रिजेक्ट the whole if the buyer accepts the whole of the goods so delivered, और अगर वो whole को accept कर लेता है तो फिर he shall pay for them at the contract rate, section 37 subsection 2। so इसका मतलब है कि उसके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो सारे का सारा एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, फिर वो सारी गुड्स के लिए प्राइस पे करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट रेट पे डिसाइड हुआ, या फिर वो क्या करे सारे का सारा रिजेक्ट कर दे, ठीक है, कि अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपने ज्यादा कैसे भेज दी, तो या फिर जो है मतलब कि जितनी उसको चाहिए थी जो मेंशन थी उतनी रख के बाकी की जो है वो रिजेक्ट कर दी। ठीक है जी, अब है सी पार्ट, ये देखो, if the goods agreed to be supplied are delivered with goods mixed with goods of a different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest, or may reject the whole, section 37 subsection 3। अब इसमें क्या है, वो कहते हैं कि अगर तो गुड्स जो है वो मिक्स होके आ गई हैं, ठीक है, और उस केस में भी यही है कि या तो वो क्या करेगा कि या तो वो गुड्स को अपने साथ उसमें जो है एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है, बाकी को वो रिजेक्ट कर देगा।
तो या फिर वो सारे का सारा ही रिजेक्ट कर देगा। अब इसमें एग्जांपल देखो, अ बायर इंस्पेक्टेड सर्टेन टिम्बर एंड ब्रांडेड बाय हैमर मार्क्स दोज व्हिच ही एक्सेप्टेड। मतलब जैसे ये असर्टेन्ड गुड्स वाली बात हो रही है इसमें, तो बायर जो था ना उसने क्या किया, उसने कुछ टिम्बर इंस्पेक्ट करके और ब्रांडेड बाय हैमर मार्क्स, उसके ऊपर ना मार्क्स लगे हुए थे, ठीक है, वो उसने एक्सेप्ट किए। व्हेन द टिम्बर अराइव्ड इट कंटेन्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनब्रांडेड टिम्बर, तो उसके साथ वो भी टिम्बर आ गया जिसके ऊपर उन्होंने जो ब्रांड थी ना हैमर मार्क्स की, कि वो नहीं लगी हुई थी। हेल्ड द बायर कुड रिजेक्ट द होल कंसाइनमेंट। अब बायर जो है उसको सेलर जो है वो बाउंड नहीं कर सकता कि भैया तुमको सारे का सारा सामान उठाना ही पड़ेगा। वहां पे जो बायर है वो रिजेक्ट कर सकता है सामान, सारी की सारी कंसाइनमेंट भी वापस भेज सकता है, ठीक है। The above provisions are subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between the parties। तो जहाँ पे जो कुछ भी होगा ये सारा कुछ डिपेंड करेगा भी जो है आदतन क्या चल रहा है, ऐसे बिजनेस में कैसे चलता है, बायर क्या कुछ करता है आमतौर पे, या सेलर क्या कुछ करता है, या अगर उन्हें आपस में कोई स्पेशल एग्रीमेंट लिखा है इसके बारे में, ठीक है, एक्सप्रेस फॉर्म में, या फिर जो आपस में जो बिहेवियर चल रहा है पार्टीज का, अगर आपस में सहमति है या पीछे से वो अच्छे से उनकी ट्रेड रिलेशन चल रही है, फर्स्ट टाइम कस्टमर नहीं है, तो वो आगे पीछे भी अपनी ऊपर नीचे जो हो रही है डिलीवरी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो टर्म्स जो कंडीशंस उसके क्रिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अकॉर्डिंग ही समझा जाएगा, ठीक है। अब ना मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे ना देखो दो तरह की चीनी होती है, एक होती है गन्ने की, एक चुकंदर की भी चीनी होती है जिसको हम ना बीट शुगर बोलते हैं, ठीक है। और जो हम गन्ने की चीनी होती है उसको हम केन शुगर बोलते हैं। तो सपोज करो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जो है वो बी से 100 जो टन की केन शुगर खरीदेगा। अब जब बी ने डिलीवर करना था ना, तो हो सकता है उस टाइम पे उसके पास जो केन शुगर है वो पूरी नहीं थी। उसने क्या किया, बी ने ना 75 टन केन शुगर डिलीवर कर दी और 25 टन बीट शुगर जो है वो डिलीवर कर दी। अब ये कौन सा केस हो गया, ये सी वाला केस आ गया ना, गुड्स मिक्स कर दिए उसने। अब जो मांगे कौन से गए थे, बात किसकी हुई थी, 100 टन की केन शुगर की। लेकिन जब आया सामान, डिलीवरी आई, तो उसमें से निकला क्या, 75 टन केन शुगर के निकले और 25 टन जो है वो बीट शुगर के निकले। अब इसमें क्या है कि जो ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो 75 टन या तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लेके 25 टन जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे, जो मतलब की डिस्क्रिप्शन ही में था ही नहीं उसकी ऑर्डर में। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि वो सारे के सारी जो शुगर है उसके सारे का सारा जो लॉट है उसको वापस कर सकता है कि भाई ये तो मेरी कंसाइनमेंट जो मैं पूरी की पूरी ही कैंसिल कर रहा हूँ। सो आपको क्लियर हो गया बेटे, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तीनों, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी के। हाँ जी बोलिए। यस मैम। मैम। ओके, आज केशव है क्लास में? यस मैम। ओके, नेक्स्ट केशव आप पढ़ोगे ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी सेक्शन 38। केशव चलो कोई और जना पढ़े। मैम केशव नहीं है क्लास। ओके, कोई और पढ़े प्लीज। कीर्ति है? हाँ जी पढ़िए प्लीज। मैम हाँ जी पढ़िए। स्क्रीन क्लियर नहीं है मैम। बाकियों को क्लियर आ रही है बेटा? हाँ जी, हरसिमरन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे सब? हाँ जी मैम। आप पढ़ो हरसिमरन, आप पढ़ो फिर। बेटा आपकी ना होगी कनेक्टिविटी इशू होगा, आप अपनी जगह थोड़ी चेंज करके बैठिए, वहां पे फिर आप क्लियर होगा। हाँ जी आप पढ़िए हरसिमरन। इंस्टॉलमेंट installment delivery section 38 buyer is net bound हाँ जी, to concept to बायर इज नॉट concept बाउंड टू। buyer is not bound to concept installment unless agreed by the parties if the contract provide for installment delivery which are to be separately paid for and the seller makes no delivery or defective delivery is respect of one or more installments or the buyer neglects or refuses to take delivery of or pay for one or more installments
It is a question in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the case, whether the breach of contract is a repudiation of the whole contract or whether it is a severable breach giving rise to a claim for compensation, but but not a not right to treat the whole contract as a repudiation. इसको रेपुडिएटेड, इसको ध्यान से आपने समझना बेटे, ये ना लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, ठीक है। अब ध्यान से मैं एक एक लाइन दोबारा से पढ़ूंगी। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट अनलेस अग्रीड बाय द पार्टीज। बायर को किसी भी तरह से आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि सेलर की तरफ से अगर सामान किश्तों में आ रहा है तो वो बोले कि अच्छा ठीक है मैं किश्तों में ले लूंगा। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे ना कि थोड़ा सामान आया अंडर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग, उसको सामान की डिलीवरी कम हुई है तो कहीं चलो कोई नहीं अगली किश्त में बाकी सामान भेजता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बायर जो है वो मना कर सकता है कि हमारी बात तो पूरी होल एक लॉट की हुई है तो आप इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मुझे दे सकते, ठीक है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, हाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही ये तय हो गया है कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी दी जाएगी, किश्तों में सामान जो है वो भेजा जाएगा, विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर, मतलब हर किश्त में पेमेंट अलग से होगी, ठीक है। मतलब जो पहली किश्त आ गई तो उसमें उसकी पेमेंट कर दी, उसके बाद नेक्स्ट लॉट आया तो फिर उसकी पेमेंट कर दी। एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी और डिफेक्टिव डिलीवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही किश्तों वाली बात हुई है कि लॉट्स में सामान आना है, तो अगर सेलर जो है या तो डिलीवरी बिल्कुल ही नहीं कर रहा या फिर वो डिफेक्टिव डिलीवरी कर रहा है। डिफेक्टिव डिलीवरी का केस अभी अभी पढ़ के हटा ना, 3 केस पढ़े हैं कि या सामान मिक्स आ गया है या सामान ऑर्डर से ज्यादा आ गया है या कम आ गया है, ये सारे केस डिफेक्टिव डिलीवरी के आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है या डिलीवरी करता ही नहीं है तो उस केस में क्या है, और द बायर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ और पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, इट इज अ क्वेश्चन इन ईच केस डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब अभी इसको कैसे माना जाएगा कि वेदर इट इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसको ब्रीच माने कॉन्ट्रैक्ट का, रेपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएशन मींस कैंसलेशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब या फिर वेदर इट इज अ सीवरेबल ब्रीच। सीवरेबल ब्रीच का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया जाए, कुछ हिस्सा जो है वो ब्रीच माना जाए, अगर हम उसको सेपरेट आपस में करते हैं। कहने का मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि अगर डिलीवरी में कुछ इस तरह की डिफेक्टिव हम देखते हैं, कोई इंटेंट है हमारे पास ऑब्जेक्शंस, तो वहां पे अगर तो हम कुछ हद तक उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक लॉट साइज ठीक आया है, एक लॉट साइज ठीक नहीं आया है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट पूरे को रिजेक्ट करना है या फिर जो हिस्सा ठीक आया है उसको एक्सेप्ट करके चलना है। मतलब ये चीजें जो है आपस में पार्टीज की जो डीलिंग चल रही है और जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो हालात चल रहे हैं, उसको देखकर ही फैसला लिया जाएगा। ये इतने बड़े भारी भरकम पैराग्राफ को आप लोग ना एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। इसको पढ़ने के लिए ना आप पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर आप उसको दोबारा पढ़ना, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, X brought from Y 25 tons of pepper, अक्टूबर नवंबर शिपमेंट। अब X ने Y से 25 टन जो है उसने पेपर खरीदा और अक्टूबर और नवंबर में शिपमेंट होनी चाहिए थी, ये तय हुआ था, ठीक है। अब हुआ क्या, Y ने क्या किया कि 20 टन जो है Y ने 20 टन ऑफ शुगर जो है वो नवंबर में दी और जो 5 टन शुगर है वो उसने दिसंबर में दी, ठीक है। 20 टन जो है वो उसने दे दी बेटा नवंबर में, लेकिन 5 टन उसने दिसंबर में दी। अब देनी कब थी, अक्टूबर नवंबर में देनी थी ना, तो एक महीना आगे खिसक गए ना, नवंबर दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। तो 20 टन, वो भी 20 टन जो है वो नवंबर में आई है, 5 टन दिसंबर में आई है। सिंस द गुड्स हैव नॉट डिलीवर्ड एज पर द कंट्रैक्चुअल प्रोविजंस, अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी प्रोविजन तो ये बोलती थी कि 25 टन अक्टूबर नवंबर तक आ जानी चाहिए, तो उस केस में X is not bound to accept installment delivery unless they had already agreed for it।
तो जो एक्स है वो बाध्य नहीं है कि उसको ये मजबूर किया जाए कि उसको जो है जो दिसंबर में डिलीवरी हो रही है वो उसको एक्सेप्ट करे, तो वो सारे का सारा भी रिजेक्ट कर सकता है, ये भी हो सकती है बात। वो ये भी कर सकता है कि नवंबर वाली जो 20 टन है उसको एक्सेप्ट कर ले और 5 टन जो है उसको रिजेक्ट कर दे। तो ये सारी बातें है ना, ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के केस में एप्लीकेबल होती हैं। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वो होती है जहां पे जो सामान है वो लॉट्स में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा एक बार पढ़ के देखेंगे, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई विल रीड इट वंस अगेन। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट अनलेस एग्रीड बाय द पार्टीज, ठीक है, वो बाउंड नहीं है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर, अब अगर पेमेंट अलग अलग सी होनी है, एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी, यहाँ पे ना कुछ कॉमे तो जो है वो स्टडी मटेरियल में दिए होते हैं कि जो पता है कि जहाँ पे लाइन का मीनिंग, तो कुछ आप इस पूरे सेंटेंसेस को ना और भी फर्दर भी ब्रेक डाउन कर सकते हो अपने अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है। उससे आपको अपने आप को समझाना और फिर उसको रिटेन करना, लर्न करना आसान हो जाएगा। एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी और डिफेक्टिव डिलीवरी, या वो डिफेक्टिव डिलीवरी कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, और द बायर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ और पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, या बायर की तरफ से कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे आगे फिर क्या होगा, कैसे तय होगा भी जिम्मेवारी किसकी है, लायबिलिटी किसकी है। इट इज अ क्वेश्चन इन ईच केस डिपेंडिंग ऑन दी, पहली बात टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या तय हुआ था, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में तय हुआ था कि अक्टूबर नवंबर में शिपमेंट आनी चाहिए, एंड दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। वेदर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इज अ रेपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ब्रीच हुई है क्या हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लें, और वेदर इट इज सीवरेबल ब्रीच, मतलब कि हम उसको जैसे लॉट्स में आया तो कि जहां पे जिस लॉट में गड़बड़ हुई है उस लॉट को ब्रीच माने, ठीक है ना, और बाकी के लॉट को हम सही मान के चलें। गिविंग राइज टू अ क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो मतलब अगर सीवरेबल ब्रीच है, हम ये मान के चलें कि ठीक है नवंबर तक की डिलीवरी जो है वो बायर कहता है कि मैं मानूंगा कि ठीक है मेरे को 20 टन आ गए, लेकिन मैं 5 टन की डिलीवरी को मानूंगा कि ये मेरे साथ ब्रीच हुई है, तो इसलिए 5 टन के लिए जो बायर है वो सेलर के ऊपर जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहकर, सीवरेबल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह के डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो उस केस में क्या होगा कि उसने ये मान लिया कि कुछ पार्ट ठीक था कॉन्ट्रैक्ट का, कुछ पार्ट में गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन आगे लिखी है, बट नॉट अ राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, ठीक है। तो वो फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट को फिर कैंसिल नहीं मानेगा, मतलब एक तरफ होना पड़ेगा बायर को, या तो टोटली रिजेक्ट कर दे कि सारे का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने नहीं मानना, ठीक है जी, क्योंकि मैंने तो ये करा था कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था, मैं तो जो त्यों वैसे ही चलना है। लेकिन किसी टाइम पे ऐसे भी हो सकता है कि वो ये कहे कि ठीक है मैं इतने हिस्से को सही मानता हूँ, बाकी के हिस्से के लिए मेरे को कंपनसेशन दी जाए। तो क्लियर हो गया आपको बेटा, समझ आ गया ये, यस पता मैम। चल गया, ओके। अब इसमें देखिए डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंजर, सेक्शन 39। If in pursuance of a contract of sale, the goods are delivered to a carrier for transmission to the buyer or to a wharfinger for safe custody, delivery of goods to them is a prime facie deemed to be delivery of goods to the buyer. ठीक है, अगर गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, ठीक है, एक एजेंट के थ्रू, हम कोरियर सर्विस भी इसको यहाँ पे मान सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स है वो जो उसका जो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की मानी जाएगी। इन सच अ केस द सेलर मस्ट एंटर इनटू अ रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वॉरफिंजर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, क्योंकि ये बायर चाहता है कि मुझको इसके थ्रू, कैरियर के थ्रू जो है गुड्स पहुंचाए जाएं। तो अगर ये टर्म एंड कंडीशन बायर की तरफ से है तो उस केस में जो सेलर है उसको वो यही समझेगा कि बायर की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द बायर वो सारा कुछ जो है कैरियर या वॉरफिंजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, क्योंकि उसने ये डिमांड किया है कि मेरे को डिलीवरी इन कंडीशंस में इन पर्सन के थ्रू या इस एजेंट के थ्रू दी जाए, ठीक है। फेलियर टू डू सो कपल्ड विद लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, बायर में रिजेक्ट डिलीवरी to carrier Wharfinger as delivery to himself and may hold
द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉस। अगर सेलर ऐसा नहीं करता जैसे उसको कहा गया था, ठीक है, कपल्ड विद का मतलब साथ के साथ ज्वाइन करके, और साथ के साथ कोई गुड्स का नुकसान भी हो जाता है रास्ते में, तो बायर कह सकता है कि मैंने तो डिलीवरी नहीं लेनी है जी, क्योंकि मैंने तो बोला था, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस ये थे कि इस कोरियर सर्विस के थ्रू या इस कैरियर के थ्रू या इस एजेंट के थ्रू मेरे पास डिलीवरी होनी चाहिए। तो वहां पे सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा लॉस के लिए। Unless otherwise agreed, if goods are sent by the seller to the buyer by route involving sea transit in circumstances in which it is usual to ensure, अब देखो अगर तो गुड्स जो है सेलर बायर को भेज रहा है और वो सी रूट के थ्रू भेज रहा है, पानी के रास्ते भेज रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो होता है मेरीन इंश्योरेंस करवाई जाती है। आपने +1 में पढ़ा है ना, मेरीन इंश्योरेंस होती है जो गुड्स बाय सी रूट आते हैं, है ना, पढ़ा है ना बेटे आपने। तो वहां पे जो सेलर है ना, ही इज रिक्वायर्ड टू गिव notice to the buyer as may enable him to insure them during their sea transit, and if the seller fails to do so, अगर सेलर बायर को ये नहीं बोलता कि भाई तुम इंश्योर करवा लो, है ना, या इन्फॉर्म नहीं करता कि मैं इस रास्ते से भेज रहा हूँ, तो उस केस में अगर गुड्स को कुछ दिक्कत हो जाती है, दे आर एट रिस्क, तो गुड्स आर डीम्ड टू बी एट हिज रिस्क ड्यूरिंग सच सी ट्रांजिट। तो किसके रिस्क पर है वो? सेलर के रिस्क पर माने जाएंगे, ठीक है, सेलर के रिस्क पर माने जाएंगे, क्योंकि सेलर की जो ड्यूटी बनती थी उसने निभाई नहीं है ना, उसको बताना चाहिए था ना बायर को कि अगर बायर जो है वो डिलीवरी करवा रहा है, तो उसको बायर को ये बताना चाहिए था कि आपको सेफ्टी के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। मतलब हम इसमें ये डिपेंड करता है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपस में एग्री किया हुआ है कि जो इंश्योरेंस है गुड्स की वो बायर ने करवानी है, तो फिर सेलर को कम से कम उसको इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना, तो अगर वो नहीं करता तो फिर वो गलती उसकी मानी जाती है, सेलर की, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बेटे रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। अब ये है कि अगर बायर के कहने से गुड्स जो हैं वो उसकी मर्जी से कहीं दूर इलाके में डिलीवर कराए जाते हैं, तो फिर क्या है, ये देखो बेटा, इसमें है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल समटाइम्स फॉर द बायर आस्क द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एट अ प्लेस दे आर एग्रीड टू बी डिलीवर्ड, जहां पे उसने कहा है कि मुझे वहां पे डिलीवरी चाहिए। If the seller agrees to deliver the goods at the risk of the buyer at a place other than that where they are when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, buyer take any risk of deterioration in the goods necessarily incident to the course of transit। अब इसको अगर आराम से सिंपल भाषा में समझो तो इसका मतलब ये निकलता है कि जहां पर गुड्स की सेल की बात हो रही थी, जहां से गुड्स बिक रहे थे, वहां पे बायर ने उसकी डिलीवरी नहीं ली। बायर ने बोला कि मेरे को ना फलानी फलानी जगह पर, उसने अपना एड्रेस के यहाँ पर मुझे डिलीवरी चाहिए, उसने अपनी मर्जी से बोला। अब उस केस में अगर गुड्स में किसी भी तरह की कोई खराबी होती है ड्यू टू दैट ट्रांजिट, वो जो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से कह लो, वो दूर किसी जगह पर ले लिया डिलीवरी, या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो रहा है या कुछ भी, तो वहां पे बायर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि बायर ने खुद ही वो टर्म्स एंड कंडीशंस निर्धारित की हैं कि मुझे गुड्स की डिलीवरी जो है वो एक डिस्टेंट प्लेस पे चाहिए, मैं वहां पे नहीं ले रहा हूं जहां पे जो गुड्स एक्चुअली सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बायर्स राइट ऑफ examination of the goods. Section 41 gives the buyer right to examine the goods which are delivered to him which he has not previously examined. तो बायर जो है वो एग्जामिन कर सकता है। देखो अब जब आपस में एग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, आपस में बात हुई कि हाँ ठीक है हम खरीद लेंगे, वो कहेगा ठीक है आप, मैं आपको गुड्स डिलीवर करा दूंगा। अब आप वहां पे अपनी बात की, जब गुड्स एक्चुअल बायर के पास डिलीवर होके आते हैं, तो सेलर ये नहीं कह सकता कि बस ठीक है अब तो सेल हो चुकी है अब आपको गुड्स लेने पड़ने हैं। वो वहां पर भी गुड्स को एग्जामिन कर सकता है कि जो उसने ऑर्डर किया था और जो उसको डिलीवर हुआ है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। अब जो हमने पीछे डिफेक्टिव डिलीवरी के 3 केसेस किए, तो वो पता तो तभी चलेंगे ना जब उसको जो बायर है जब डिलीवर होंगे और उसको चेक करेगा या एग्जामिन करेगा, ठीक है। तो मतलब he is not deemed to have accepted them unless and until he has reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract। ठीक है, कि अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं दिया जाता कि वो उन गुड्स को एग्जामिन कर पाए, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने गुड्स को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। क्लियर है बेटे? यहां तक किसी को कोई डाउट?
समझ आ गया? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ किया है, आपको क्लियर हुआ है कि नहीं बेटा? हाँ जी, हमें एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, हाँ जी, बोलो बेटा। डिलीवरी टू करियर और वॉच फिंजर वाला। वो तो बेटे देखो, पता क्या है, ये आप लेट तो नहीं ज्वाइन किए निशु? नो मैम, मैंने मैम गई थी वो, मैं अच्छा, अपनी बुक नहीं पढ़। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने ना आपको भी डिटेल में बताया था शुरू में कि वॉरफिंजर क्या होता है, वॉर्फ क्या होता है। ठीक है, मतलब जैसे पता क्या, ये सी ट्रांजिट और सी रूट की बातें हो रही हैं कि सामान जो है वो सी रूट से आ रहा है। ठीक है, तो अगर सी रूट से सामान आ रहा है तो वहां पर जो शिप को हार्बर के साथ जोड़ते हैं और फिर वहां पे जैसे कोई लगाते हैं ना, जैसे जिसके ऊपर सामान को लिया लोडिंग अनलोडिंग की जा सकती है, तो ये उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे आपको क्या नहीं समझ आया बेटा? हम जो ये लीगल टर्म लिखी है ना, लीगल लैंग्वेज, ये नहीं समझ आई, बाकी तो आपका समझ आ गया। अच्छा, लीगल, ठीक है, मैं आपको एक बार ना पढ़ के बता देती हूँ। इसमें तो उन्होंने यही बोला बेटे कि जो गुड्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे, तो उसमें जो उसकी जो सेफ कस्टडी है कि जो सामान जो है वो सही सही तरीके से पहुंचे उसके पास, बायर के पास, वो जो डिलीवरी वो है, वो प्राइम फसी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बायर ने जिसको वॉरफिंजर के थ्रू जो है डिलीवरी करवा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो सेलर है उसको रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपस में एंटर करना पड़ेगा उसके साथ कि तुम जो है अपनी मर्जी से डिलीवरी उसके थ्रू करवा रहे हो, एजेंट के थ्रू करवा रहे हो। और सेलर को ये बताना पड़ता है बायर को कि भाई मेरे को ये चीजें ऐसी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होने के लिए चाहिए। अगर सेलर वो नहीं कर पाता और अगर कोई नुकसान हो जाता है फिर रास्ते में, ठीक है, तो फिर जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। जैसे देखो, आप लोग जैसे हम लोग चल रहे थे ना, अभी अभी हमने लास्ट वाले पॉइंट्स जो पढ़े हैं कि गुड्स जो है वो उस प्लेस पे, डिस्टेंट प्लेस पे वो मंगवा रहा है, या और कोई और उसने कंडीशन रखी है कि मुझे यहाँ पर गुड्स चाहिए। तो जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बायर की तरफ से कही गई हैं और अगर बायर उन कंडीशंस को कहने के बाद भी अगर सेलर उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, अब ये जो एजेंट के थ्रू अगर उसने कहा है कि मेरे को सामान पहुंचाया जाए और अगर सेलर उस चीज को ध्यान में नहीं रखता है, तो उस केस में अगर कोई लॉस हो जाता है इन ट्रांजिट, ठीक है, तो वो जो नुकसान है वो फिर सेलर का समझा जाएगा, बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है उस टाइम पे डिलीवरी को। ठीक है, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया था ना बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कि मेरे को जो है डिलीवरी इस तरह से चाहिए। ठीक है जी, समझ आया अब आपको? यस मैम, आ गया। ओके, हाँ थैंक यू जी, मैम। हाँ जी, ओके बेटा। हाँ जी, दिशा आपको क्लियर है बेटा? दिशा, दिशा मंजिंदर, किसी को कोई डाउट बेटे? नो मैम। सलोनी आपको क्लियर है बेटे? यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हुआ सबको? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, मैम स्नेहा, स्नेहा आपको समझ आ रहा है बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं? यस मैम। हम लोग ना वी आर नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, हम लास्ट में जा रहे हैं, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। मैंने इसलिए थोड़ा सा ये बीच में रोका था पूछने के लिए कि अगर आपको, वैसे ये जो चैप्टर है ना ये बेसिकली मोड ऑफ डिलीवरी के साथ कंसर्न रखता है। ठीक है, आगे जो है हम जो लास्ट टॉपिक करेंगे ना ये और भी सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग आप आगे प्रोसीड करें? ठीक है जी, यस मैम। ओके ओके बेटा। हाँ जी बेटा, स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ यस रही है मैम। बेटे मेरी? स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। ओके ओके, हाँ जी, ये है बेटे हमारा लास्ट टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, बहुत आसान टॉपिक है, बड़े आराम से हम लोग उसको फटाफट से कर लेंगे, आपको समझ आ जानी है मुझे विश्वास है। सो लेट्स स्टार्ट।
अनपेड सेलर किसको बोलेंगे? देखो सेलर तो है, अब वो सेलर है लेकिन वो अनपेड है, मतलब उसको भी पेमेंट नहीं हुई है, यही है ना इसका लिटरल मीनिंग, यही नजर आता है ना कि ऐसा सेलर जिसको पेमेंट नहीं हुई है। अब ये देखो unpaid seller, the seller who has not received the whole of the price of the goods sold is called an unpaid seller. अब ये कौन सा सेक्शन है? It is section 45. The seller of the goods is deemed to be an unpaid seller. अब कब कब हम उसको unpaid seller बोलते हैं? When the whole of the price has not been paid, या तो उसको पूरे के पूरे पैसे की जो भी अदायगी है वो नहीं हुई, उसको पूरे के पूरे पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पे आके आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब ये कौन सी सेल की बात हो रही है? कैश और क्रेडिट? कौन सी सेल की बात हो रही है? कौन सी सेल में पैसे की पेमेंट नहीं हुई? नेचुरली क्रेडिट सेल ही होगी क्रेडिट ना, सेल। क्रेडिट सेल ही होगी। ठीक है, तो फिर ये सेल भी कैसे हुई? सेल तो हो गई, सेल कैसे हुई? मतलब कि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन पैसे अभी नहीं मिलेंगे, तो ये क्रेडिट सेल का केस बन जाता है। ठीक है बेटे, अब देखो फर्स्ट है व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, सेकंड अब क्या है? और व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट एंड द सेम हैज बीन डिसऑनर्ड, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने रिसीव कर ली है, ठीक है, कि भाई आपको पेमेंट कर दी जाएगी इतने टाइम के बाद, जैसे प्रोमिसरी नोट है या जो भी, एंड द सेम हैज बीन डिसऑनर्ड, और जब ड्यू डेट आती है तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया। अगर चेक है तो वो डिसऑनर हो गया, मतलब के बायर के बैंक के खाते में पैसे ही नहीं है शायद, ठीक है, तो वो चेक बाउंस हो गया है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो डिसऑनर हो गया है, कहने का मतलब कि ड्यू डेट निकल चुकी है जो पेमेंट की थी, तो अब जो सेलर है वो किस कंडीशन में है? वो अनपेड सेलर की कंडीशन में खड़ा है। गुड्स की ओनरशिप तो जा चुकी है, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, लेकिन पेमेंट अभी भी ड्यू है। ठीक है जी, और इसमें है a seller has been who has been partly paid is also an unpaid seller। तो पहले में जैसे हमने ए में किया कि सारा होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, वो भी अनपेड सेलर है। अगर पार्टली पेड है तो वो भी अनपेड सेलर है, कुछ अमाउंट आ गया है कुछ नहीं आया। अब अगर ऐसा कुछ केस है तो उस केस में क्या होगा? राइट्स क्या होंगी अनपेड सेलर के पास? देखने को तो यही लगता है ना कि ओनरशिप तो चली गई है, अब क्या होगा? अब उसके पास कौन कौन सी राइट्स बचती हैं? अब देखो मैं बार बार प्रॉपर्टी इन गुड्स या ओनरशिप राइट्स की बात बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि अभी भी अनपेड सेलर के पास कौन सी राइट्स, अभी कौन उसके पास अभी क्या है? उसके पास अभी पोजेशन पड़ा है गुड्स का, ठीक है, अभी उसने गुड्स को डिलीवर नहीं किया है, तो वो अभी गुड्स के ऊपर जो है क्या राइट एक्सरसाइज कर सकता है, वो देखो अब हम बात करेंगे। राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अनपेड सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स, दे आर फर्स्ट राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा है राइट्स अगेंस्ट द बायर। Rights against the goods में क्या है? An unpaid seller has some rights against the goods sold when the property in the goods has passed to the buyer. They are as follows: right of lien, right of stoppage of goods in transit, right of resale, right of withholding delivery। अब इसमें ये है कि गुड्स में गुड्स की ओनरशिप जा चुकी है, प्रॉपर्टी इन गुड्स वो बायर के पास जा चुकी है, लेकिन बायर अभी पैसे नहीं दे रहा, तो फिर इस केस में जो सेलर है, अनपेड सेलर है, वो गुड्स को अपने पोजेशन में, अपने काबज में रख सकता है जब तक कि उसको पेमेंट नहीं होती। जब तक जो सेलर है वो गुड्स अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि उसको पेमेंट नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ लियन। ठीक है, ये सेक्शन 47 जो है उसको कवर करता है। लियन इज अ राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल पेमेंट ऑफ प्राइस। According to section 47, subsection 1, an unpaid seller can exercise the right of lien in the following cases। अब कौन कौन से केस होंगे? पहले है where the goods have been sold without any stipulation as to credit। मतलब जब सेल की बात हुई थी या एग्रीमेंट हुआ था, तब तो कोई इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दी नहीं गई थी सेलर की तरफ से या बायर की तरफ से कि ये क्रेडिट सेल हो रही है, ठीक है, कोई कंडीशन लगाया ही नहीं गया था। इसका मतलब थी तो वो कैश सेल, लेकिन पैसे उसने अभी तक नहीं दिए, तो ये बेचारा भला मानस जो सेलर है ये इसी वेट में बैठा है कि मेरे को पैसे अभी मिल जाएंगे, तो उसके साथ तो हो गया धोखा। इसलिए उसने क्या किया, अभी मैं तो भी गुड्स नहीं दूंगा जब तक कि मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे।
ठीक है जी। सेकंड क्या है, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशनल सेल थी कि गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सेल किए गए, और ये सेलर और बायर दोनों को मालूम है कि वहाँ क्रेडिट पे सेल हो रही है। इसका मतलब कि जो पैसे हैं वो बाद में आने हैं किसी फ्यूचर पीरियड पे, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, थी तो वो क्रेडिट सेल, बट द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। अब वो जो क्रेडिट का कुछ पीरियड रखा होगा ना, जैसे अभी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करी, तो वहां पे कुछ 3 महीने का या कुछ टाइम पीरियड रखा होगा, तो वो टाइम पीरियड अब एक्सपायर हो गया। अब जब मेच्योरिटी डेट निकल गई है तो नेचुरली फिर से वो वही वाला केस आ गया कि वो दोबारा से उसी पोजीशन में खड़ा है जैसे किसी उसको कि पैसे शुरू से नहीं मिले, अनपेड सेलर की वो उस सिचुएशन में आके खड़ा हो गया है, ठीक है। और थर्ड केस है वेयर दी बायर बिकम्स इनसॉल्वेंट, जहां पर देखो अब आपने अभी ऊपर ये केस पढ़ा था कि जो गुड्स हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि उसको डिसऑनर हो गया। हाँ जी, जो बी पार्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट, मतलब उसके पास उसने बिल जो है वो एक्सेप्ट करके भेज दिया था बायर ने ड्रॉई बन के, लेकिन अब वो खाली उस कागज को लेके क्या करेगा, जब वो कागज जो है मेच्योरिटी डेट पे वो डिसऑनरी हो गया, तो इसका मतलब है कंडीशन जो है वो पूरी तो हुई नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वेयर द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, वहां पे वो पेमेंट ही नहीं दे रहा है, उसके पास है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, तो पैसे आने ही नहीं है। तो उसका मतलब सेलर जो है वो कौन सी बेचारगी वाली सिचुएशन में आके खड़ा हो गया, सेलर जो है वो इस टाइम पर अनपेड सेलर बन के खड़ा है। तो फिर क्या ये उसका हम टोटल लॉस मानेंगे या उसके साथ भी कोई इंसाफ होगा, ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि उसको अब क्या क्या मिल सकता है, वो कैसे कहाँ से पैसे जो है निकाल सकता है, और बायर को किस तरीके से मजबूर कर सकता है कि उसके या वो गुड्स वापस ले, या मतलब कि जो सेलर अपने गुड्स अपने पास रखे या फिर उसके पैसे उसके बदले में ले, ठीक है। अब कंडीशंस देखिए, अगर हम लियन की बात करते हैं तो उसमें है द फॉलोइंग आर द कंडीशंस प्रेसिडेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ द लियन। फर्स्ट है द ओनरशिप मस्ट हैव पास टू द बायर। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं ना कि पोजेशन उसके पास है, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स तो जा ही चुकी है, मतलब ओनरशिप तो बायर के पास जा चुकी है, ठीक है। पोजेशन जो है वो सेलर के पास है। अब कब्जा तो उसी चीज का होगा ना जो उसके अपने हाथ में होगी, तो सेलर के पास अभी गुड्स का कब्जा है, पोजेशन है, ओनरशिप जा चुकी है। सेकेंड है गुड्स मस्ट बी इन दी पोजेशन ऑफ द सेलर। और थर्ड है दी होल और पार्ट ऑफ द प्राइस मस्ट रिमेन अनपेड, मतलब कुछ तो अमाउंट जो हो ना, जो ड्यू हो, जो भी पे नहीं हुआ। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि चलो थोड़े पैसे तो उसने दे दिए थे तो बाकी भी तो वो दे ही देगा ना, तो इसका ये थोड़ी है कि तुम कब्जे में रख लो गुड्स अपने पास, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वो वहां पे जो सेलर है वो राइट है, वो पूरा अपना जो सामान तब तक जो है अपने कब्जे में रख सकता है। अगर उसको ये लगे कि नहीं मेरे को तो लग रहा है मुझे कि ऐसी लग रही है कि मुझे पूरे पैसे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, तो इसलिए मैं तब तक आपको गुड्स नहीं दे सकता जब तक कि आप मेरे को पैसे जो है पूरे वापस ना करें, ठीक है, मतलब पूरी पेमेंट ना करें, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये है सेक्शन 50, ठीक है। Right of stoppage in transit is a right of stopping the goods while they are in transit and retaining the possession until payment of the price। अब ऐसे भी हो सकता है कि जो गुड्स हैं वो सेलर ने भेज दिए, ठीक है, अब जो पेमेंट है उसको आनी चाहिए थी साथ की साथ कॉन्करेंटली, वो नहीं आई, तो इसको ये थोड़ा सा संशय होने लग गया, डाउट होने लग गया कि ये तो दिक्कत लग रही है, मेरे को लग रहा है कि अगर गुड्स तो मेरे हाथ से भी निकल गए हैं, पैसे मेरे पास आए नहीं है, तो ये ना हो कि कहीं पे जो बायर है वो एक तरह से बैड डेट सी मेरे लिए क्रिएट कर जाए, ठीक है, तो मैं टोटल लॉस मैं क्यों लूं, तो वो रास्ते में भी गुड्स को रोक सकता है, ठीक है जी। तो और साथ में वहीं पे रोक के वहीं पे कह सकता है कि गुड्स अभी मेरे कब्जे में ही रहेंगे जब तक क्या पेमेंट नहीं करते। दिस राइट इज कन्फर्ड ऑन द सेलर बाय सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट, ठीक है जी, ये सेक्शन 50 में कवर होता है। अब इसमें है दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज अंडर द फॉलोइंग केसेस। द सेलर मस्ट बी एन अनपेड सेलर, वो तो है ही है, वो तो हम यही बात तो कर रहे हैं कि सेलर अनपेड सेलर है तभी तो वो रोकेगा ना गुड्स को ट्रांजिट में। दूसरा, वो रास्ते में तभी रोक पाएगा जब गुड्स एक बार निकल चुके हैं, तभी वो रोकने की जो राइट है उसको एक्सरसाइज करेगा, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट। फिर तीसरा है द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब उसको अब इस बात की तसल्ली हो चुकी है सेलर को कि मेरे को पैसे नहीं आने वाले हैं, तो बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तभी वो गुड्स को रास्ते में रोक लेगा, ठीक है। और फोर्थ है द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर।
अगर प्रॉपर्टी ही पास नहीं हुई होती, मतलब ओनरशिप ही पास नहीं हुई होती सेलर टू बायर के पास, तो फिर वो सेलर काहे का? ठीक है, सेलर तो वो तभी बना ना जब प्रॉपर्टी इन गुड्स पास ऑन हो चुकी है। अब गुड्स जो है वो ओनरशिप जो है उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो किसके पास जा चुका है? वो बायर के पास जा चुका है। और जो सेलर है उसके बेचारे के पास तो महज एक पोजेशन है, पर वो पोजेशन पर भी एक अपना तरफ से काबज होके बैठा है कि मेरे को पहले पैसे दो भाई, तभी मैं गुड्स आपको दूंगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटे राइट ऑफ रीसेल। ये है सेक्शन 54। एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड either the right of lien or the right of stoppage in transit can resell such goods। अब कोई अनपेड सेलर है ना, अगर उसने वो क्या और क्या कर सकता है कि या तो वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करेगा, कब्जे में रखे, या फिर रास्ते में अगर है तो उनको स्टॉप करवा देगा, वो भी राइट ऑफ लियन जैसा ही हो गया एक तरह से। ही कैन रीसेल सच गुड्स। अब उसके पास एक तीसरी ऑप्शन क्या है कि वो उन गुड्स को रीसेल भी कर सकता है। द राइट टू रीसेल द गुड्स इज कॉल्ड राइट ऑफ रीसेल। दिस राइट इज कन्फर्ड बाय सेक्शन 54। अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो उसको फेवर करती हैं कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है? वैसे देखा जाए ना तो रीसेल अगर अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी इन गुड्स अगर नहीं ट्रांसफर हुई तो फिर वो गुड्स सेलर के हैं, तभी वो रीसेल कर सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है तो उस केस में वो रीसेल कैसे करेगा, क्योंकि ओनरशिप तो बायर की है। अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला पॉइंट सेल और एग्रीमेंट टू सेल में किया था डिफरेंस में, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, अब यहाँ भी यही केस आ रहा है। यहाँ पे हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हम इसमें ये बात तो कर रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो जा चुकी है दूसरी पार्टी के पास। तो अगर दूसरी पार्टी के पास जो है प्रॉपर्टी इन गुड्स जा चुकी है, तो फिर ये जो फर्स्ट पार्टी मतलब जो सेलर है ये रीसेल कैसे कर सकता है गुड्स? तो ये देखो ये एक्सेप्शंस क्रिएट हो रही हैं। तो कौन से कंडीशंस होंगे जिस केस में वो जो है रीसेल कर सकता है? देखो, इसमें फर्स्ट है वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अब इसने गुड्स अपने कब्जे में रखे हुए हैं, अपने पोजेशन में रखे हुए हैं, लियन एक्सरसाइज कर रहा है कि भाई मेरे को पेमेंट दे दो, मैं तब भी आपको गुड्स जो है वो भेजूंगा। अब वो गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो तो खराब हो रहे हैं। सपोज हो सकता है वो एप्पल्स हो, ऑरेंजेस हो, एग्स हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, कोई फिश जैसा कुछ, फ्रोजन फिश जैसा कुछ हो जिसमें लग रहा हो कि भाई ये खराब हो जाना है ना, उसकी एक अपनी एक लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ उसकी छोटी होती है पेरिशेबल गुड्स की। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में बायर भी अगर जिद मार के बैठा है या उस वो इंसॉल्वेंटी हो चुका है, वो पैसे देने की सिचुएशन में ही नहीं है, तो उस केस में जो सेलर है वो क्या करेगा? वो पूरा नुकसान थोड़ी अपने ऊपर उठा लेगा। वो सड़े हुए गुड्स को अपने पास रख के भी क्या करेगा? वो फिर गुड्स को बेचने का राइट रखता है कि उसको पता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाना है, तो उसके बाद उसको तो वैसे ही लॉस हो जाना है, बायर तो वैसे ही नहीं पैसे दे रहा। तो मतलब इससे बजाय कि मैं कोई थर्ड पार्टी ढूंढूं जिसको मैं गुड्स वो बेच सकूं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स द राइट ऑफ रीसेल in case the buyer makes a default in the payment of price। अगर तो सेलर जो है वो उसने एक्सप्रेस किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ये मेंशन्ड है कि मैं गुड्स को रीसेल करने का राइट रखता हूं अगर बायर ने कोई भी डिफॉल्ट किया पेमेंट का, इवन इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। मतलब कि वो कहता है कि अगर मेरे गुड्स मेरे कब्जे में हैं और अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो उस हालात में मैंने जो गुड्स हैं वो मतलब एज अ सेलर वो मैंने गुड्स बेच देने हैं, ये उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख छोड़ा है। ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट ना हो उसको बायर को बांधने के लिए उसने ये चीज लिखी है। तो अगर ऐसा कुछ लिख दिया है और सचमुच कोई सिचुएशंस ऐसे की क्रिएट हो रही है कि बायर जो वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो वहां पे जो सेलर है वो रीसेल करेगा ही। नेक्स्ट है बेटे वेयर द सेलर हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब जहां पर या तो उसने कब्जे में अपने पास रखे हैं या उसने रास्ते में रोक दिए हैं और उसके बाद उसने बायर को नोटिस भेज दिया है। ये उस केस में जहां पे उसने एक्सप्रेस तौर पर पहले ये लिखा नहीं था कि भाई मैं बेच दूंगा, अब उसने नहीं लिखा था, अब वो भेज रहा नोटिस बायर को कि भाई या तो पैसे भिजवा दो या तो पैसे पूरे अदा कर दो, नहीं अगर अदायगी होगी तो फिर मैं तुम्हें नोटिस भेज रहा हूँ कि मैंने अगले 5 दिनों में, हफ्ते में मैंने गुड्स जो है वो रीसेल कर देने हैं। तो अगर ये वो सारी जो है कार्रवाई कर लेता है
जो सेलर है, अनपेड सेलर, अगर ये सारे कंडीशंस अपनी तरफ से पूरे कर देता है, सारे कदम उठा लेता है, तो उस केस में वो रीसेल करेगा, तो बायर उसको स्यू नहीं कर सकता। अभी प्रॉपर्टी इन गुड्स तो ट्रांसफर हो चुकी है, वो तो गुड्स मेरे हो चुके हैं, मतलब कि बायर के हो चुके हैं, तो फिर सेलर कैसे उसको रीसेल कर सकता है? क्लियर हुई ये बात? समझ आया? राइट ऑफ रीसेल बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हाँ जी, हाँ जी निशु, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हाँ जी, बाकी और लोग जो बैठे हैं, हरसिमरन, दिशा, बेटा समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम आया। यस मैम। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब ये है राइट्स अगेंस्ट द पर्सन बायर पर्सनली। अभी तक जो हमने किया था वो गुड्स के साथ बात हो रही थी, 3 बातें हमने करी थी। वो था राइट ऑफ लियन, ठीक है, कि गुड्स को जो है वो अपने पास कब्जे में रखा जा सकता है। फिर हमने किया था राइट जो है अगर अगेंस्ट द गुड्स, स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। और तीसरा हमने किया था राइट ऑफ रीसेल। अब है बेटे राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अब बायर को कहाँ कहाँ पे हम लोग जो मतलब जो सेलर है वो स्यू कर सकता है। ये देखिए, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन जरूर करवाना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे को ये है कि क्योंकि हमने 2 पार्ट जो है वो इकट्ठे किए थे। जो थर्ड पार्ट है इस एक्ट का, वो हमने थोड़े से बीच में टाइम गैप के साथ किया है, ताकि एक बार दोबारा से आपके पास सारा कुछ जो है वो कलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब ये देखो बेटे, राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। एन अनपेड सेलर इन एडिशन टू हिज राइट्स अगेंस्ट द गुड्स हैज द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अब बायर के साथ वो अलग से क्या कर सकता है जो सेलर है? फर्स्ट है सेक्शन 55, सूट फॉर द प्राइस। Where the property in goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller can sue the buyer for price. अब जहां पर प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, और जो बायर है वो रॉन्गफुली मतलब कि या तो जानबूझकर नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, कि मैं पेमेंट वो नहीं दे रहा, तो सेलर जो है वो बायर को पर्सनली स्यू कर सकता है कि वो अपनी पेमेंट करे, ठीक है। गुड्स के ऊपर तो अपना लियन एक्सरसाइज कर ही सकता है, साथ के साथ वो बायर को कोर्ट में घसीट सकता है इस बात के लिए। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक तो प्राइस के लिए वो उसको स्यू कर सकता है, जितनी कीमत थी, जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने तय किया था, पूरे उस प्राइस के लिए उसको स्यू कर सकता है। अगर पूरे प्राइस के लिए नहीं स्यू करना है तो फिर वो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। वेयर द बायर wrongfully neglects और refuses to accept and pay for the goods, the seller can sue him for damages for non acceptance of the goods। यहाँ पे जो बायर है अगर नहीं पे करता प्राइस, या एक्सेप्ट ही नहीं करता, गुड्स लेने से इनकार कर देता है, ठीक है, गुड्स उसके डोर पे पहुंच गए हैं पर वो लेता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो सेलर है वो उसको कौन सी और धारा के कौन से क्लॉज में उसको स्यू कर सकता है? सेक्शन 56 के तहत वो उसको डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर द बेसिस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स। तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। 55 में वो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकता है, प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए, और 56 में वो नॉन एक्सेप्टेंस का क्लॉज भी लगा सकता है। आप लोग अक्सर सुनते हो ना लॉ में कि जैसे किसी को भी कल्प्रिट साबित करने उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, सेक्शन इसके अंडर, फिर इसके ऊपर ये सेक्शन भी लगता है, वो सेक्शन भी लगता है, ऐसे करके जो नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ जाते हैं, तो मतलब वो उस जो एक पर्सन गलत है तो उसके ऊपर कहाँ कहाँ से उसको किस किस एंगल से और भी गलत कहा जा सकता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो वो प्राइस भी उसको पे करना चाहिए था, उसने प्राइस नहीं पे किया, ठीक है, बायर की जिम्मेवारी बनती थी पेमेंट देनी। फिर उससे भी बड़ी गलती वो कर रहा है कि अच्छा वो प्राइस देने की नीयत नहीं रखता है, इसीलिए शायद वो गुड्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने तो लेने ही नहीं है, ना मैं प्राइस दूंगा ना मैं गुड्स एक्सेप्ट करूंगा। तो उसके ऊपर जो है वो दूसरा भी केस लगाया जा सकता है, भी देखिए इसके पास गुड्स इसके डोर स्टेप पर पहुंच गए हैं, डिलीवर हो चुके हैं, ये डिलीवरी लेने से मना कर रहा है, नॉन एक्सेप्टेंस का केस जो है वो अलग से लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे सूट फॉर रेपुडिएशन, where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may wait till the date of delivery or may treat the contract as cancelled and sue for damages for breach। अब इसमें ये है कि जहां पे जो बायर है जब तक उसके पास डिलीवरी होनी थी गुड्स की, उस डेट से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट को
कैंसल कर देता है, ठीक है। वो कहता है कि मैंने नहीं, ना मैंने पैसे देने हैं, ना मुझे गुड्स आप भेजिए, मैंने गुड्स लेने नहीं है, अभी गुड्स उसके पास पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। अब उस केस में या तो जो सेलर है वो तो डेट ऑफ डिलीवरी तक वेट करेगा कि कोई बात नहीं, डिलीवरी की डेट आने पे मैं इसको स्यू करूं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे ही कैंसल्ड समझ के डैमेजेस के लिए उसको जो है वो क्लेम करेगा कि मेरे को जो नुकसान हुआ है, मैंने जो खर्चा किया है गुड्स को तैयार करने का, पैक करने का, भेजने का, आप मुझे उसके वो जो है कंपनसेशन दीजिए। अगर तो वो डिलीवरी डेट तक वेट करता है तो उस केस में तो वो पूरा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेके चलेगा ना, जो सेलर है, और उसके ऊपर पूरा प्राइस जो है उसका जो केस ठोकेगा कि मेरे को प्राइस दिलवाया जाए, ठीक है। और अगर वो मतलब कि उसने पहले ही कह दिया कि मैंने नहीं लेने हैं, तो उस केस में वो फिर, अगर ये सेलर भी मान जाता है भी ठीक है, अगर 2 महीने बाद मैंने इसके ऊपर केस लगाना है तो मैं अभी इसके ऊपर कम से कम डैमेजेस का केस तो लगा ही सकता हूँ ना। गुड्स मैं किसी और को बेच दूंगा, किसी और बायर को मैं सिलेक्ट ढूंढ लूंगा, ठीक है। सेलर ये भी कर सकता है। तो सेलर के पास सारी ऑप्शंस जो है वो ओपन रहती हैं कि उसने पूरे प्राइस के लिए उसके पीछे पड़ जाना है बायर के, कोर्ट से उसके लिए प्राइस जो है वो निकलवाना है, सूट वो फाइल करना है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को इसने भी कैंसिल करके साथ ही साथ डैमेजेस जो है वो क्लेम करने हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया, समझ आ गया बेटे? यस मैम। ओके। तो ये लास्ट में अभी देखो ये है बेटे, सूट फॉर इंटरेस्ट, दिस इज सेक्शन 61, where there is specific agreement between the seller and the buyer regarding interest on the price of goods, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कुछ तय हुआ होगा इनका आपस में कि स्पेसिफिक इन्होंने एग्री कर लिया दोनों जनों ने, दोनों पार्टीज ने, कि जैसे कि डिलीवरी होगी गुड्स की और प्राइस अगर डिले हो रहा होगा तो फिर जितना टाइम जो है पेमेंट नहीं आती है सेल होने के बाद, मतलब कि जो क्रेडिट पीरियड है उसके लिए कुछ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज पे किया जाएगा बायर की तरफ से सेलर को। अगर ऐसा कुछ तय किया है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, द सेलर में क्लेम इट फ्रॉम द डेट व्हेन द पेमेंट बिकम्स ड्यू। तो जब से उन्होंने पेमेंट ड्यू हो गई, मतलब, और पेमेंट कब से ड्यू होगी, जब ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी हो चुकी होगी, तो उस डेट से, जिस दिन प्रॉपर्टी जो है इन गुड्स ट्रांसफर हो चुकी होगी, उस डेट से लेके और जब तक उसकी पेमेंट अभी उसको नहीं मिली है सेलर की, तो पेमेंट को ड्यू माना जाएगा। तो उस ड्यू अमाउंट के ऊपर जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सेलर की तरफ से बायर पर, अगर ये सारा कुछ किसी भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट में तय किया हुआ है तो। अगर इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, द इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेलर टू द बायर। अगर तो स्पेसिफिक कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं बनाया है, तो फिर उस केस में अगर सेलर जो बायर को उसको उसकी ना जैसे इंटेंशन पर उसको डाउट हो रहा है, तो वो जिस टाइम पर ऐसा कह दे और नोटिफाई करा दे या नोटिस भेज दे कि तुमने देखो तुम्हारा टाइम निकल गया है, अब अगर आज से जब तक तुम पेमेंट नहीं देते हो तब तक तुम्हारे को ब्याज देना पड़ना है, जो तुम्हारी जो पेमेंट ड्यू है उसके ऊपर ब्याज चार्ज होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि पेमेंट को ना प्रॉम्प्ट किया जाए कि जल्दी पेमेंट हो जाए, ताकि जो बायर है उसको ये लगे अरे एक तो मैंने गुड्स की प्राइस देनी है, साथ के साथ अब जो है डिलेड पेमेंट की वजह से जो टाइम आ रहा है, बीच में टाइम गैप आ रहा है, मुझे जो है ब्याज भी देनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसको इसके लिए कई बार पहले नहीं भी दिमाग में होती है बात, या लगता ही नहीं है कि बायर ऐसे डिले करेगा, या वो भी पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करने की इंटेंशन होगी उसकी, या सिचुएशन उसकी ऐसी बन जाएंगी, तो उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए ना, जैसे कि भाई तुम्हारे को तुम पेमेंट फटाफट से दे दो, उसके ऊपर फिर ये इंटरेस्ट वाला जो है वो भी सूट लगाया जा सकता है, ठीक है। उसमें ये आपको समझ आ गया बेटे, यहाँ पे क्लियर हो गया, ये चारों केसेस पता चल गए। सूट फॉर यस द मैम। प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर रेपुडिएशन और सूट फॉर इंटरेस्ट। क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। ये जो है यहाँ पे आपका बेटे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर का जो टॉपिक है ये बड़े आराम से यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। देखो ये डायग्राम भी दिया हुआ है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में इन्होंने आगे से इन्होंने 2 दे दिए हैं, राइट्स अगेंस्ट गुड्स, राइट्स अगेंस्ट बायर, ठीक है। राइट्स ऑफ लियन है, राइट्स ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है, राइट्स ऑफ रीसेल है, राइट्स ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी है, जैसे, ठीक है, उसको भी डिलीवरी को रोक के रखना, वही बात है।
और राइट्स अगेंस्ट बायर में सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर इंटरेस्ट एंड सूट फॉर रेपुडिएशन मतलब कैंसिलेशन। आप भी ये डायग्राम अपने पास बना लीजिएगा कॉपी में, और साथ के साथ हर एक जो बॉक्स है उसमें जो भी यहाँ लिखा जा रहा है ना वहां पे आप उसके सेक्शन जरूर लिख लिया करो। जैसे जैसे आप लर्न करते हो ना, आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पहले इसकी जो मतलब एक स्टोरी की तरह, जो लॉ होता है ना इंटरेस्टिंग तभी होता है और इजी भी होता है जब आप इसको स्टोरी की तरह चलाते हो। ठीक है, मतलब ऐसे एकदम से नहीं सारे का सारा पूरा का पूरा घोट के पी लिया, ऐसे तैयारी नहीं होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे इन्होंने देखो डायग्रामेटिकली कितना अच्छा बढ़िया दिया हुआ है, राइट्स अगेंस्ट गुड्स करके उसमें आगे कितने पार्ट्स आते हैं, उसके कौन कौन से कितने सेक्शंस हैं, राइट्स अगेंस्ट बायर में वो कौन कौन से सेक्शन आते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो वो आप अगर उस तरह से करोगे ना तो आपको काफी इजी रहेगा, लॉ आपके लिए टफ नहीं रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? यहाँ पे थोड़े से हम यहाँ पे Yes, ma'am. एमसीक्यूज देखें, देखिए आपको कहाँ तक समझ आती है। Yes, ma'am. कोशिश करोगे, ट्राई करोगे बेटे? Yes, हम्म ma'am. हाँ चलो ठीक है। ये Yes, देखो बेटे, ma'am. इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स विच आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ये आप पढ़ रहे हो ना, आपको नजर आ रहा है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निशु आप ट्राई करो जरा, आपको क्या लगता है ये किसका आंसर क्या होगा? पढ़ो, इसको पढ़ो तो। In case of appropriation of goods, which are essential requirements? Number first, हम्म the goods should conform to the description and quality stated in the contract. Number हम्म two, the goods must be in a deliverable state. Number हम्म five, the appropriation must be by the seller with the assent of the buyer. Number हम्म all of the above. Ma'am, D option is correct. ठीक है, समझ आ गया ये सबको, ये क्या है कि जब हम गुड्स को अप्रोप्रिएट करते हैं। अब इसका ना एक्चुअली जो एमसीक्यू है जो सेकंड है ना, वो अप्रोप्रिएशन का मीनिंग भी क्लियर कर रहा है। ठीक है, कि जब हम गुड्स को असर्टेन गुड्स बना रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं गुड्स को, जो हमने खरीदने हैं उनको हमने अलग से कर लिया है। ठीक है, तो उसमें वो हम जब अप्रोप्रिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी से मैच करने वाले होने चाहिए, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, और जो भी अप्रोप्रिएशन हो रही है वो सेलर की मर्जी से बायर कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो सेलर को बायर ने एक डिस्क्रिप्शन दे दी है, डायरेक्शन दे दिया है कि भाई मुझे ये गुड्स चाहिए इस डिस्क्रिप्शन के, तो जो सेलर है वो बायर की मर्जी से वो गुड्स सिलेक्ट कर रहा है उसके लिए। तो एप्रोप्रिएशन में सारे पॉइंट्स आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी हिमांशी आप पढ़ेंगे? Appropriation of the goods mean first separating the goods sold from other goods. Second, putting the quantity of goods sold in suit respective हाँ जी, सूटेबल रिसेप्टिकल्स, suitable हाँ जी receptacle and delivering the goods to the carry or the other belly for the purpose of this transmission to the buyer with reserving the right of disposal. And D option, all the हाँ जी correct option is हाँ जी बोलो बेटे, correct option is A. कौन सी बेटे? Ma'am, A. कौन? Separating the goods sold from the other goods. डी होगी बेटे, डी होगी इसमें, अगेन डी होगी। देखो एप्रोप्रिएशन में सारा कुछ आता है, समझो इसको। ये है कि इसमें एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, हम एक तरह से अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, हम लोग गुड्स को सेपरेट कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड फ्रॉम अदर गुड्स, हमने इसको साइड पे रख दिया जो हमने गुड्स खरीदे हैं या सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, पुटिंग द गुड्स सोल्ड इन सुटेबल रिसेप्टिकल्स, ये वही वाली पार्ट है जो आपने यहाँ पे बी पढ़ा ना, गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, तो आपने उसको अलग से रख दिया है, अलग से कास्क्स में रख दिया है या कंटेनर्स में रख दिया है। फिर उसके बाद है डिलीवरिंग द गुड्स टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, मतलब आपने वो गुड्स अलग कर दिए हैं और कैरियर या कोरियर किसी सर्विस को दे दिए हैं ताकि वो बायर के पास पहुंचे। अब वो गुड्स जो है बायर जो सेलर है उसको रीसेल नहीं कर सकता। सो एप्रोप्रिएशन एक तरह से ना आप लोग मतलब सेपरेशन कर रहे हो गुड्स की, सिलेक्ट करके अपोर्शनमेंट कर रहे हो कि ये जो गुड्स हैं अब ये अलग हो गए, ये अलहदा हो गए। ये अब जैसे हम कह देते हैं ना, हम कहीं पे गए कुछ खरीदने के लिए, हम कार्स के शोरूम में गए, वहां पे जाके हमें वो दिखा रहे हैं डीलर जो है, हाँ जी कि ये है, ये इतने की है, ये मॉडल है, ऐसे करके। तो कहीं पे नजर हमारी पड़ती है, अच्छा हाँ जी इसके बारे में बताइए, तो वो हमारे को बोलते हैं, कहते हैं ये तो बुक्ड है।
ऐसे बोला जाता है ना, ये तो बुक्ड है, आप कहीं सामान लेने गए, ये तो बिक गया है, ऐसे बोलते हैं। तो अपोर्शनमेंट जो है, अप्रोप्रिएशन जो है, एक तरह से वही चीज है कि वो गुड्स जो है सेपरेट कर दिए गए हैं, सेपरेटली पैक कर दिए गए हैं, या वो डिलीवर करने के लिए जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं, उसको बुक कर दिया गया है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी दिशा बेटे, आप पढ़ोगे? दिशा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, मैं क्लास में जो है मुझे ऐसे नहीं नजर आ रहे। जो भी कोई और कोई ट्राई करेगा, हरसिमरन आप ट्राई करोगे बेटा? यस मैम। हाँ जी पढ़िए बेटा। हाँ जी हरसिमरन, The, क्वेश्चन। the, हाँ जी the general rule of sale of goods act is risk prima facie passes with हाँ ownership, जी possession, delivery, custody. हाँ जी, क्या Ma'am, लगता है बेटे? ownership is the ownership. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, Ownership. शाबाश, वेरी गुड। मुझे खुशी है कि आपको याद है, ये हमने शुरू में पढ़ा था कि रिस्क जो है वो ओनरशिप के साथ जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, ये कौन बताएगा? नेमो डैड क्वाड नॉन हैबिट मीन्स, ये भी हमने पढ़ा है ना मैम कीर्ति? No one हाँ can give जी insult. None हाँ जी, can No one. give who अच्छा अभी is सभी not. बोलने लगे, एक जना बोलो ना। हाँ जी, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो ट्राई कर लो प्लीज। हाँ जी, गुंजन है क्लास में? हाँ जी मैम। हाँ जी आप पढ़िए। मैम नेमो डैट पहले क्वाड पूरे पढ़िए। नॉन हैबिट मीन्स। हम्म, मैम आंसर बोल दूं डायरेक्ट? नहीं आप पहले पूरा तो पढ़ लो, बाकियों को भी तो समझ आए कि आप कैसे एलिमिनेट करोगे। ओके मैम। हाँ जी। A option, no one is greater than God. B, none can give who does not himself possess. C, everyone can give everything he has. D, everyone is bound by his habit. ओके, हाँ जी क्या है? Ma'am, no, none can give who does not himself possess. हाँ वेरी गुड। हाँ जी ये क्लियर होगा, ये प्रिंसिपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? चलो अभी इसमें आप सिंपल आंसर दे दो, ये तो आपने आज ही पढ़ा है। कौन बोलेगा? ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू द बायर अमाउंट्स टू, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ये कौन सी डिलीवरी होगी? Ma'am, डॉक्यूमेंट्स ऑफ symbolic. टाइटल, Symbolic. वेरी गुड, सिंबॉलिक डिलीवरी होगी, क्योंकि इसमें हम लोग जो है एक कागजात पकड़ा रहे हैं, जैसे एक तरह से ओनरशिप दे रहे हैं, है ना। तो फिजिकल में तो होता है एक्चुअली सामान पकड़ा रहे होते है ना, और जो कंस्ट्रक्टिव थी उसमें किसी थर्ड पर्सन को कहा जा रहा होता कि तुम इसको उसके बिहाफ पे गुड्स लेकर तुम रखे हुए हो और तुमने देने हैं। नेक्स्ट है बेटे 6th क्वेश्चन, ये कौन पढ़ेगा? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है अटेम्प्ट ले लो। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 सिलोनी है क्लास में? Yes, ma'am. बेटा मैं ना आपके नाम नहीं पढ़ पा रही क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है, तो आप खुद ही बोलो प्लीज। ठीक है, ये पढ़ो जरा, ये क्या है क्वेश्चन? Under Section 2, Subsection 4 of the Sales of Goods Act, a delivery order enabling a person to obtain delivery on payment of price is A option deemed as a document of title, not a document of title. C option document enabling title to goods. D not a valid document at all. ये क्या है? समझ आया कि नहीं आया? ये मैं बता देती हूँ आपको बेटे, ये आपका आंसर बनेगा डीम्ड एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसको लिया जाएगा एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या है, उन्होंने बोला है कि डिलीवरी ऑर्डर जो है, इसमें एक डिलीवरी ऑर्डर निकल चुका है
जो कि पर्सन को एंटाइटल कर रहा है कि वो डिलीवरी ले सकता है ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस, उसको एंटाइटलमेंट मिली है। तो वो पर्सन थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो उसके बिहाफ पे गुड्स की डिलीवरी ले रहा है और पेमेंट दे रहा है प्राइस को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डीम्ड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलेंगे। इसको एग्जैक्टली या डायरेक्टली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हम नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ जी, ये देखो शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट जो है ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स है, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है। ये क्या है निशु, आप बताओगे? हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। नहीं बेटा, ये आपको ना मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किया था, इफ यू रिमेम्बर, आपने मेरे से डिफरेंस पूछा था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, ठीक हम है। जो तो showing जो वाला शेयर सर्टिफिकेट है, हाँ जी, जो शोइंग वाला है, हाँ जी ये लीगेसी के केस में नहीं होता। बेटा, लीगेसी के केस में तो होता है। अगर हम शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो शेयर सर्टिफिकेट जो है शेयर होल्डर को दिया जाता है ना, तो उसकी ओनरशिप की बात ही शो होती है ना उसमें। यस मैम। आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जोड़ के बोल रहे हो ना, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ वो एक अलग चीज है, वो ठीक है, वो तो स्टैंड करती है। लेकिन यहाँ पर भी जो शेयर सर्टिफिकेट है ये एक तरह से ओनरशिप ही शो करती है ना, तो जो ओनरशिप शो करने का सर्टिफिकेट अलग से बना है और उसमें ओनरशिप चेंज भी हो सकती है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स बनेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो रहे हैं बेटे? आपको थोड़ा सा पता चल रहा है? घबराहट तो नहीं हो रही किसी को? ये तो नहीं लग रहा कि अरे मेरे को कुछ आता है कुछ नहीं आता, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा ना? नो मैम। क्योंकि इसमें से ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो आप अभी जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, है ना, उसमें से भी कुछ बातें निकल के आएंगी। अब जैसे ये शेयर सर्टिफिकेट वाला ही था, या जैसे आगे भी एक दो आएंगे ऐसे के क्वेश्चंस, तो आपको लगेगा कि ये तो हमने अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एग्जैक्टली वैसे लिटरली नहीं पढ़े हैं। तो कोई चक्कर नहीं है, अगर यहाँ नहीं आएंगे तो वहीं पे आप जब पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे याद आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा वहां पे पढ़ा था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है अ बिल ऑफ लेडिंग इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ये क्या है इसका आंसर? ये आपने ये जो पढ़ा हुआ है, हाँ जी बताएंगे, कोई बताएगा? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो बेटे, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जब आपने जब अभी आपको क्वेश्चन आता है ना, चाहे आप फाउंडेशन में तो टोटली एमसीक्यू बेस्ड है, तो इंटर के लिए भी आपको एमसीक्यूज आते ही हैं, तो ये नहीं हमेशा कंसेप्ट में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने इस स्पेसिफिक इस टर्म को कहीं पे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसका क्या मीनिंग है। आप एलिमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू भी आंसर तक पहुंच सकते हो। अब देखो, जो बिल ऑफ लेडिंग है वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, और ये आपने +1 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा इसके बारे में, जब आपने इंश्योरेंस का और वो किया ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर, उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको याद यस मैम। है ना, उसमें पढ़ा हुआ है। तो अब जो देखो, इसमें आपको अगर अभी नहीं भी याद है कि ये क्या है, तो आपको ये तो पता ही है ना कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो नहीं है, आपको ये भी पता ही है प्रोमिसरी नोट भी नहीं है, ठीक है, आपको ये भी पता है ये चेक नहीं है, तो रह कौन सा गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। हम उसी की तो बात कर रहे हैं सारे इस एक्ट में कि प्रॉपर्टी इन गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, हम यही तो बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अब देखो, अब ये है सेक्शन 19 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डील्स विद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डैश गुड्स। अब कौन से गुड्स होने चाहिए ये बताओ, ये हमने तो किया अच्छे से, ये तो पिछले लेक्चर में किया था, फर्स्ट लेक्चर में किया था। हाँ जी, कौन बताएगा? हरसिमरन, ट्राई करोगे आप? कोई और बच्चा जिसने नहीं अभी तक कोई भी आंसर दिया, ट्राई करके करो। कोई नुकसान नहीं है बेटे, बोलने में कोई नुकसान नहीं है, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेंगे। मैम बताएं। हाँ जी स्पेसिफिक एंड बोलिए। और आर सर्टेन। स्पेसिफिक आंसर सी। आंसर सी, क्या नाम है बेटे? स्पेसिफिक और आर सर्टेन गुड्स मैम। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है आपका?
मनजिंदर मैम। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बोल रहे हो। आपने पहली बार बोला, अब एक दो आंसर और भी देना, मुझे लगे कि आपको कुछ समझ आया है। ठीक है, आपने बहुत सही आंसर दिया है। सेक्शन 19 जो है वो किससे डील करता है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स। क्योंकि हम लोग जो हैं असर्टेन्ड और स्पेसिफिक गुड्स को ही पहले लेके चल रहे हैं, और ये ना बड़ा डायरेक्ट और वो आंसर था कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 19 हम किससे डील करें, क्योंकि अनसर्टेन गुड्स का भी सेक्शन है, फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स का भी है। तो बिल्कुल आपने एक्यूरेट आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज। वॉलंटरी जो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, वो वर्ड है पोजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो रहा है बेटे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या ये ओनरशिप है, क्या ये डिलीवरी है, क्या ये गिफ्ट है, या ये लाइसेंस है? हाँ जी बोलिए। मैम डिलीवरी। डिलीवरी। वेरी गुड, वेरी गुड, डिलीवरी आएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विद द ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर? अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपको ना थोड़ा नेगेटिवली उसमें से उसको काटना पड़ता है। ठीक है, जैसे इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। अब ये तो इनकरेक्ट नहीं है, सेलर की ड्यूटी तो है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम, ये भी ड्यूटी है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। अब उन्होंने बोला इनकरेक्ट क्या है, वो भी नेगेटिव पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने आंसर में नेगेटिव दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ द गुड्स मींस। अब डिलीवरी का मतलब क्या है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, मतलब स्व मर्जी से, स्व इच्छा से पोजेशन जो है वो दिया जाए, फिजिकली दे दिया जाए गुड्स, वो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। नेक्स्ट बताओ, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिलीवरी में बी एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, या ऑल ऑफ दीज? बोलिए बेटा। All of ऑल these. ऑफ All of these. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटे, डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ अ गोडाउन वेयर गुड्स आर केप्ट। ये आज ही किया है, जहां पर चाबियां दे दी गोडाउन की। कौन सी डिलीवरी है? जल्दी से बोलो, बस एक दो symbolic. मिनट। वेरी नाइस, Symbolic. वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी। कितने मोड्स हैं? 3 modes. आज 3 Three. मोड्स हैं, वेरी गुड। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स, कौन कौन आता है इसमें? एजेंट ऑफ बायर, एजेंट ऑफ सेलर, एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टर, या कैरियर, या ऑल ऑफ द अबव? अनपेड सेलर की बात हो रही है भाई, कौन आएगा? B option. Agent of the seller. ऑप्शन आएगी बेटे, सेलर या उसका एजेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स। अब अनपेड सेलर में कौन कौन आता है? सेलर्स एजेंट। बात वही है, सीधी बात है, बहुत ज्यादा आगे लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, यही शुरू से ही पकड़ लो। बायर्स एजेंट तो आने ही नहीं है, ए और बी की ऑप्शन ही कैंसिल हो गई। नेक्स्ट दो में सेलर्स एजेंट है, तो सेलर्स एजेंट में हमने बिल ऑफ लीडिंग भी पीछे पढ़ा है कि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन बनेगी, सेलर्स एजेंट टू हुम बिल ऑफ लीडिंग इज एंडोर्स्ड। ठीक है, ये वो बनेगा। नेक्स्ट देखो बेटे, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन। अनपेड सेलर जो है वो राइट ऑफ लियन किसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है? अनपेड सेलर कहां पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है? जहां पर प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो पास हो चुकी है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी इन गुड्स पास नहीं हुई है, कौन सा आएगा बेटे? या कुछ भी दोनों में से, या दोनों ही नहीं, कौन सा आएगा? Goods transfer हो चुकी यहाँ पे हैं. पास नहीं हुई है। हाँ, बी यहाँ पे हमने बार बार एक ही तो बात करी है कि भाई सेलर जो है बेचारा बड़ी बेबस कंडीशन में है कि गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो चुकी है और उसके पास सिर्फ पोजेशन ही बचा है। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखिए, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रीसेल ऑफ द गुड्स। अब वो रीसेल कहाँ पे कर सकता है? इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, ओनली व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। अब इसमें भी क्या है? ये भी वही है, क्योंकि अनपेड सेलर का बेसिक कंडीशन ही यही है कि वो सेलर तो है, सेलर इसलिए है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। तो यहाँ पे भी ए पार्ट आएगा कि इवन व्हेन की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, वहां भी वो राइट ऑफ रीसेल जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। लास्ट है बेटे, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स।
और अनपेड सेलर जो है उसमें फिर वही कंडीशन है लास्ट में कि कहाँ पे वो राइट जो एक्सरसाइज कर सकता है कि वो डिलीवरी रोक सकता है, अपने पास रख सकता है। इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू बायर, ओनली व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू बायर। सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास आएगा वो तो बनना ही नहीं है, उसके साथ जो है वो खत्म हो जाती है। कंपल्सरी कंडीशन वही है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो पास हो चुकी होगी, तभी ही वो अनपेड सेलर अपनी कोई भी जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ जी, क्लियर हो गए बेटा एमसीक्यूज करके? यस मैम। ठीक है, समझ Yes. आया कुछ आपको कंसेप्ट पे? कॉन्फिडेंस तो कम से कम आ ही गया होगा कि हमें अभी आ गया है ना, हमें कंसेप्ट जो है वो समझ आ चुका है। हाँ जी, मेरी तरफ से ये जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंप्लीट हो गया है, थैंक्स ऑलमाइटी। और अब आप बताओ, आपको समझ आ गया सबको? यस मैम। कुछ कुछ तो Yes, ma'am. आपको क्लैरिटी होगी है ना। अब जब आप